नेक्स्ट.जेएस के बड़े ट्यूटोरियल्स आपको जो कुछ भी सिखाते हैं, क्या आप उतना होल्ड कर पाते हो? क्या आप उतना याद रख पाते हो? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन आप बेसिक्स याद कर लेते हो। आप ये सीख लेते हो नेक्स्ट.जेएस से एक ऐप कैसे बिल्ड करते हैं। हाँ। और पता है मुझे क्या कहते हैं अंकुर? लर्न व्हाट मैटर्स। इसीलिए नेक्स्ट.जेएस का लर्न व्हाट मैटर्स इज हियर, राइट हियर ऑन शेरियंस कोडिंग स्कूल, व्हिच विल टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू नो टू बिल्ड समथिंग विद नेक्स्ट.जेएस। उतना सब जो आपकी मदद करता है कुछ बनाने से लेके उसे डीबग करने से लेके उसे इंप्लीमेंट करके उसे लॉन्च करने तक, वो इस ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा। तो स्वागत है आपका शेरियंस कोडिंग स्कूल के लर्न व्हाट मैटर्स नेक्स्ट.जेएस में। मेरा नाम हर्ष वंदना शर्मा है, मेरे साथ हमारे इंजीनियर अंकुर प्रजापति हैं। एंड मजा बहुत आने वाला है इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली नेक्स्ट.जेएस में हम क्या कवर करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप प्लस फोल्डर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट एंड JSX, फाइल बेस्ड राउटिंग प्लस लेआउट्स, सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट, डेटा फेचिंग, क्लाइंट इंटरएक्टिविटी, डायनेमिक राउट्स प्लस असिंक पैरम, सर्वर एक्शंस, मिनी प्रोजेक्ट में जिसमें हम एक AI का यूज भी कर रहे होंगे, और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। अंकुर सारे ट्यूटोरियल सब कुछ सिखाते हैं और आप सिखा रहे हो लर्न व्हाट मैटर्स। बिल्कुल। एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि यार वो पीछे छूट रहा है, जिस दोस्त ने सब कुछ सीखा है वर्सेस समवन जो सिर्फ उतना सीख रहा है जितना मैटर करता है। तो क्या ये पीछे छूट रहा है बच्चा, या एग्जैक्टली वो कैसे सोचे इसे? भैया ये वीडियो एक किक स्टार्ट है उस स्टूडेंट के लिए जिसने नेक्स्ट.जेएस कभी नहीं देखा था और उसको नेक्स्ट.जेएस में एंट्री लेनी है। इस वीडियो में उतना ही है जिससे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपना पहला फुल स्टैक प्रोजेक्ट, और फिर इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं वो आप फिगर आउट करके ही सीखो जैसा एक्चुअल में होता है। एंड क्या आप ये मानते हो कि इसी तरीके से हर कोई सीखता है? बिल्कुल। एंड जेन्युइनली मैंने और तुमने भी ऐसे ही सीखा है। हाँ। नोड.जेएस से लेके एक्सप्रेस से लेके। Express। क्या हमने सब कुछ सीखा था एक्सप्रेस.जेएस का? नहीं। क्या हमने नोड.जेएस का सब कुछ सीखा था? नहीं। एंड आप भी कभी नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस का सब कुछ नहीं सीखते। आप सीखते हो लर्न व्हाट मैटर्स। एंड अगेन बड़े ट्यूटोरियल्स आर ग्रेट, बट ट्यूटोरियल्स व्हिच टीच यू व्हाट मैटर्स दे आर ग्रेटेस्ट। एंड दैट्स व्हाई राइट हियर इस वीडियो में आपको वो सब कुछ सिखाने के प्रोसेस को अब शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो मैंने VS कोड यहाँ पर ओपन करके रखा है और एक फोल्डर ओपन करेंगे, तो ओपन फोल्डर, और मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। एक मेरे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग जिसमें मैं सारी रिकॉर्डिंग रखता हूँ, तो एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फोल्डर का नाम है next.js। तो next.js क्रिएट किया, इसे किया ओपन। तो ये जो हमारा फोल्डर है इधर पे ओपन हो चुका है। एंड टर्मिनल ओपन करना है हमें। बेसिकली करना क्या है, एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर सेटअप करना है। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है हमारा, और इधर पे कमांड लिखेंगे npx create next app @latest स्पेस डॉट। ये स्पेस डॉट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, वरना वो क्या करेगा, इधर पे एक और फोल्डर क्रिएट करेगा और उस फोल्डर के अंदर आपका पूरा नेक्स्ट.जेएस का कोड रखेगा। लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। जो हमारा करंट फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर मुझे पूरा कोड चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। फिर करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये हमसे कुछ प्रॉम्प्ट बोल सकता है, कंटेंट फाइल दैट कुड नॉट कन्फिग। ओके, सो एक फाइल मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सेम चीज़ तुम्हारे साथ होगी कि जिस फोल्डर के अंदर ये कमांड रन करने जाओगे उसके अंदर अगर कोई सी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो वो मना कर देगा। तो इसको हटाया यहाँ से, और अब यहाँ पर सेम कमांड को हम वापस एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो, ये तुम्हें 3 ऑप्शन देता है कि इसकी रिकमेंडेड सेटिंग्स को यूज़ करना चाहते हो, कि जो प्रीवियस सेटिंग तुमने कभी अगर नेक्स्ट.जेएस पहले एप्लीकेशन क्रिएट की होगी अपने सिस्टम पे, तो उस सेटिंग का वो यूज़ कर लेगा, या तुम बोल सकते हो कि नो कस्टमाइज सेटिंग्स। तो अभी हम कस्टमाइज सेटिंग की तरफ नहीं जाएंगे और जो इसके रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं उस पर जाएंगे। इसमें क्या क्या आता है तो देखो, नेक्स्ट.जेएस को लगभग जो बेस्ट वे में आप यूज़ कर सकते हो वो सारी सेटिंग्स इसमें आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी ही नहीं पड़ेंगी। तो इसको करेंगे हम एंटर। लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, टाइपस्क्रिप्ट पहले से इंस्टॉल आएगा, ESLint आएगा, नो रिएक्ट कंपाइलर, फिर यहाँ पे आएगा टेलविंड CSS। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट.जेएस और टेलविंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया से आप स्टाइलिंग कर पाते हो। और फिर हम यहाँ पे करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा वेट हमें करना रहेगा, लेकिन ये पैरेलली ना बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट करेगा। अच्छा, एक चीज़, अगर तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट से थोड़ा सा भी डर लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी तुम नेक्स्ट.जेएस में कैसे काम कर पाओगे, तो घबराने की बात नहीं है। हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। देखो, कमांड अपनी यहाँ पे रन हो गई है, एंड इसने कुछ फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन जो हमारे मेनली काम आने वाला फोल्डर है वो अपना रहेगा ऐप फोल्डर।
इसी के अंदर लगभग हम 95% ऑफ द कोड इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर लिखेंगे, और कुछ जो हमें चेंजेस करने रहेंगे वो चेंजेस कुछ दूसरी फाइल्स में भी रहेंगे, बट ऑल्सो जो हमारे दूसरे नंबर पे फोल्डर काम में आएगा दैट इज दिस पब्लिक फोल्डर। इसके अंदर भी हम कुछ रिसोर्सेज रखते हैं तो वो भी हमारे इसके अंदर काम में आएंगे। तो देखो, अब ऐप जो इस ऐप फोल्डर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको दो फाइल मिलेंगी। अब चार फाइलें वैसे तो नहीं, काम अपने दो की है। कौन कौन सी? एक अपनी है लेआउट डॉट टी एस और दूसरी अपनी पेज डॉट टी एक्स। तो देखो, अब पेज डॉट टी एक्स अपने पास यहाँ पर आती है, और इसको समझने के लिए हमें ना एक कमांड रन करनी पड़ेगी। कमांड कौन सी है? तो कमांड तुम यहाँ पे रन करोगे npm run dev। npm run dev किया, और यहाँ पे जो तुम्हारा सर्वर है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। अब मेरी मशीन पे ये हुआ है पोर्ट नंबर 3001 पे, लेकिन तुम्हारी मशीन पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये पोर्ट नंबर 3000 पे स्टार्ट होगा। नहीं, ऐसा डिफरेंस क्यों? ऐसा डिफरेंस इसलिए क्योंकि मेरी मशीन पे पोर्ट नंबर 3000 ऑलरेडी कोई दूसरी प्रोसेस यूज़ कर रही है, इस वजह से उसने पोर्ट नंबर 3001 पे स्टार्ट कर दिया। तो देखो, अब अगर तुम ब्राउज़र पे आओगे, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर पे हम आए, और इधर पे आने के बाद लिखेंगे हम लोकल होस्ट कॉलन 3001। तुम 3000 भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। एंटर किया। एंटर करने के बाद अब देखो, यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि इधर पे एक बहुत अच्छा सा यूआई दिख रहा है जिसमें नेक्स्ट जेएस के बारे में कुछ कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन, डिप्लॉय नाउ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये पूरा यूआई आ कहाँ से रहा है? ये पूरा यूआई आता है दिस पेज डॉट टी एक्स एक्स से। तो अब देखो, अब पता है होगा क्या कि अगर तुम इस पर्टिकुलर रिटर्न के अंदर जितना भी कोड लिखा है इसको हटा दोगे और लिखोगे एक H1, और H1 के अंदर अगर तुम लिखते हो हेलो वर्ल्ड, तो ये जो पहले पेज आ रहा था इस पेज के अंदर सिर्फ क्या तुम्हें देखने के लिए मिलेगा? हेलो वर्ल्ड। सिर्फ इतना तुम्हें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है यही तुम्हें पूरा की पूरा देखने के लिए मिलने वाला है। अब कैसे नेक्स्ट जेएस होता है, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी तरफ और आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, क्या? कंपोनेंट एंड JSX। तो पहले कंपोनेंट को समझते हैं। तो कंपोनेंट क्या होते हैं? तुम्हारी यूआई का एक छोटा रीयूजेबल पीस जिसको तुम बार बार हजारों बार यूज कर सकते हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमारे पास ना एक बहुत फेमस वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम क्या है? पिंटरेस्ट। तो इसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, इसमें इसी टाइप का इसका यूआई रहता है, और इसमें बहुत सारी इमेजेस, वीडियोस एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें आप देखोगे एक सेम चीज़ है कि इधर पे जैसे कि ये एक इमेज है, इस इमेज में जैसे ही मैं हवर करता हूँ तो इधर पे एक बटन आ जाती है शेयर की। सिमिलर वे पे अगर मैं कोई दूसरी इमेज पे भी जाऊँगा तो इधर पे भी एक बटन आ जाती है शेयर की। अगर कोई दूसरी इमेज पे भी जाऊँगा तो इधर पे भी एक शेयर की बटन आ जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, क्या पिंटरेस्ट के जो इंजीनियर्स हैं, क्या उन इंजीनियर्स ने इतनी सारे कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग HTML बनाया होगा? सीधा सा आंसर है नहीं। इंजीनियर इतने आलसी होते हैं कि वो इतना सारा कोड कभी नहीं लिखेंगे हाथों से। तो उनने क्या किया? उनने किया कि भाई एक बार हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस स्ट्रक्चर पे एक इमेज होगी, एक बटन होगी, और इसी स्ट्रक्चर को अलग अलग इमेज के लिए वो रीयूज कर लेंगे। तो इसी चीज को उनने क्या बोला? कंपोनेंट। अब कंपोनेंट भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक टाइप, दूसरा होता है डायनामिक टाइप। अब ये दोनों क्या होते हैं, दोनों का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, वापस आते हैं VS कोड पे, और इधर पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम हम यहाँ पे रखने वाले हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स फोल्डर हम यहाँ पे रखेंगे। और इधर पे एक पर्टिकुलर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल का नाम है कार्ड डॉट टी एस एक्स। तो कार्ड डॉट टी एस एक्स हमने एक फाइल बनाई, और इधर पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट नेम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इधर पे हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट करने वाले हैं। फंक्शन का नाम क्या है? कार्ड। और इस फंक्शन से हम रिटर्न क्या करवाएंगे? तो इस फंक्शन से हम कुछ रिटर्न करवाने वाले हैं जो थोड़ा थोड़ा HTML की तरह दिखेगा। तो इधर पे हम आते हैं, रिटर्न हमने करवाया एक सिंपल डिव, और डिव के अंदर हमारे पास एक H1 होगा। सो वी कैन हैव H1 कार्ड कंपोनेंट, मतलब कि एक टाइटल अपने पास काइंड ऑफ, और एक अपने पास होगा यहाँ पे P टाइप। तो देखो, एक अब हमने फंक्शन इस कोड को ना समझते हैं पहले आराम से कि इस कोड में हमने लिख क्या दिया और इसको कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले ये एक फंक्शन है, और फंक्शन में हम कुछ HTML जैसा स्ट्रक्चर कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमने जहां तक याद था कि यार
जावास्क्रिप्ट में अगर डायरेक्ट एचटीएमएल लिखते थे वो तो कुछ एरर देता था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो देता था, बट ये एचटीएमएल नहीं है। एचटीएमएल जैसा दिखता जरूर है लेकिन ये एचटीएमएल है नहीं, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं JSX। ये बोला जाता है, इसको टर्म क्या दिया जाता है, JSX, डेवलपमेंट में इसको JSX बोला जाता है। और ये पूरा एक फंक्शन, इस चीज को क्या बोला जाता है, कंपोनेंट। अब पता है इसको कंपोनेंट क्यों बोला जा रहा है, इसको कंपोनेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं इसको बार बार अपने पेज डॉट TSX में जितनी बार भी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यहाँ पे मैं करवाऊंगा कार्ड फ्रॉम। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग रिएक्ट या एक्सप्रेस की तरफ से आ रहे होंगे वो सीधा यहाँ पे पाथ देने का ट्राई करेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर कार्ड है उसका ये पाथ दे देते हैं, बट रिएक्ट में ऐसे काम नहीं होता, नेक्स्ट जेएस में ऐसे काम नहीं हो रहा होता है। आप यहाँ पे यूज़ करते हो @ और आपको रूट से पार्ट देना पड़ता है, तो कंपोनेंट स्लैश कार्ड। हाँ, ये एक थोड़ा पिटफॉल होता है इनके लिए, जो रिएक्ट और एक्सप्रेस पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक नई चीज़ होती है, बट हाँ नेक्स्ट जेएस में ऐसे ही काम हो रहा होता है। तो देखो हमने कार्ड जो फंक्शन है, दिस वन कार्ड, ये जो हमारा फंक्शन है इसको किया यहाँ पर इंपोर्ट, और अब मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, किधर पे मैं आऊँगा और एज इट इज़ एज अ HTML टैग की तरह ही मैं इसको भी यूज़ कर पाऊंगा। बस इन दोनों में एक जो अपना ऑपरेटर होता है टैग, दिस वन, इसको हम करेंगे यूज़। तब देखो अब जो तुम्हारा फ्रंट एंड होने वाला है, फ्रंट एंड पे आओ और इधर पे तुम देखोगे तो जो हमने कार्ड के अंदर लिखा था, कार्ड कंपोनेंट, दिस इज अ सिंपल कार्ड कंपोनेंट, ये कहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इधर से हमने इधर पे लिखा था, और इस पूरी चीज़ को हमने यूज़ कहाँ पे कर दिया, एज अ कंपोनेंट या एज अ HTML एलिमेंट हमारे पेज डॉट TSX फाइल में, इस जगह पे हमने इसको यूज़ कर दिया। अच्छा, अब कंपोनेंट है तो कंपोनेंट को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे तो सिर्फ एक बार ये यूज़ है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँ तो इसको जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ, और उतनी बार ही ये मुझे UI पे दिख रहा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कंपोनेंट। एक बार बनाओ, जितनी बार तुम्हें यूज़ करना है उतनी बार तुम उसको यूज़ करो। अच्छा, बाय द वे इसे बोला जाता है स्टैटिक कंपोनेंट। वाई स्टैटिक कंपोनेंट, क्योंकि तुम इसको जितनी बार भी यूज कर रहे होगे ये तुम्हें सेम आउटपुट ही दे रहा होगा। अब डायनामिक कंपोनेंट क्या होता है फिर, तो डायनामिक कंपोनेंट होता है कि तुम उसको कुछ इनपुट देते हो और इनपुट के बेसिस पे वो तुम्हें अलग आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको बोला जाता है एक डायनामिक कंपोनेंट। अब डायनामिक कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या पास करना रहता है, प्रॉप्स। अब क्योंकि हम यहाँ पे TSX यूज कर रहे हैं तो जो भी हम यहाँ पे प्रॉप्स पास करेंगे पहले उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा और देन उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते। तो अब उसे देखते हैं। अब देखते हैं डायनेमिक कंपोनेंट्स, और डायनेमिक कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें ना सबसे पहले जो हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं इनमें प्रॉप्स या बोल सकते हो पैरम्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये कंपोनेंट्स है तो इनका एक प्रॉपर टर्म होता है पैरामीटर्स का, प्रॉप्स। तो अब प्रॉप्स को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है टाइप। अब टाइप घबराने की बात नहीं है कि कैसे क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है कि जो भी आप इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाले हो उन पैरामीटर का क्या टाइप होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, एक रहेगा टाइटल, दूसरा रहेगा अपने पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो ये जो अपना फंक्शन है और इन दोनों का जो टाइप है क्या होने वाला है, ये अपना टाइटल रहेगा और इसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, और डिस्क्रिप्शन इसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। तो बस इन दोनों चीज़ों को ही हमें यहाँ पे बताना रहेगा। जैसे कि कार्ड प्रॉप्स पे हम बताएंगे कि इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होने वाली टाइटल, टाइटल का टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और एक प्रॉपर्टी और होगी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। बस आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया, आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया कि ये जो आपका कार्ड कंपोनेंट है और इसके जो प्रॉप्स होने वाले हैं उन प्रॉप्स का टाइप क्या होने वाला है वो आपने डिफाइन कर दिया। लेकिन एक चीज और बचती है, क्या, कि बस ये जो आपने टाइप डिफाइन किया है इसको यहाँ पे यूज कर लो कुछ इस तरीके से, कॉलन लिखो और कॉलन लिखने के बाद यहाँ पे कार्ड प्रॉप्स दे दो, बस इतना होता है। हाँ, तो आपने कौन से प्रॉप्स आप एक्सेप्ट करने वाले हो कंपोनेंट के अंदर उनका टाइप आपने डिफाइन कर दिया, उनको आपने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जो प्रॉप्स आएंगे उनको एक्चुअली यूज करने के लिए आप यहाँ पे कुछ तरीका सिंटेक्स लिखते हो,
टाइटल, हाँ ये करली ब्रेसेस बहुत ज़रूरी है, ये करली ब्रेसेस ही आपके एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे लेकर आ पाएंगे। तो ये करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर देन हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिस्क्रिप्शन। तो अब ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन चुका है एक डायनेमिक कंपोनेंट जिसमें आप डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हो एज अ प्रॉप्स, एज अ फंक्शनल पैरामीटर, और साथ ही साथ अब आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो डायनेमिक कंपोनेंट बन गया। अब इसको यूज करने का तरीका क्या रहेगा, पेज डॉट टी एस एक्स में हम आएंगे और देखो अब यहाँ पे एरर देना चालू कर चुके हैं। एरर क्या बोल रहे हैं, टाइप इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप दिस 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 दिस। तो ये अब यहाँ पे सीधे सीधा एरर देना चालू कर चुके, तो इसको हम हटाते हैं और अब वापस से हम इसे यूज करेंगे विथ कार्ड, और इसमें हम वैल्यू दे रहे होंगे टाइटल, कि जो टाइटल जाने वाला है, हाँ यहाँ पे। तो जब आपको कंपोनेंट के अंदर वैल्यू को पास करना रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉप्स डिफाइन किए थे, इसके अंदर दो वैल्यूज थी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो आप पहले यहाँ पे लिखोगे टाइटल, उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे बोल दिया कार्ड 1, और एक अपने पास होगा यहाँ पर कॉमन नेम, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे दी थी दिस इज द फर्स्ट कार्ड, इतना हमने लिख दिया। और अब अगर ब्राउजर में आओगे और इसे ओपन करोगे तो देखो कार्ड 1 दिस इज द फर्स्ट कार्ड। इसी चीज़ को अगर मैं वापस से कॉपी करूंगा और इधर पे लिखते हैं कार्ड 2 एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड, इतना अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, अब कंपोनेंट है तो इनके अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनके अंदर स्टाइलिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे क्लास नेम कार्ड, और क्योंकि हम यहाँ पे टेलविंड का यूज़ कर रहे हैं तो पैडिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं पैडिंग, लेट्स से पैडिंग 4 बॉर्डर राउंडेड शेडो एमडी। सो ये हो गया बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर जो है इसे अपन हटा सकते हैं, एंड जो अपनी विड्थ रहेगी, विड्थ फिट, ठीक है, तो ये हो गई विड्थ, और इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं बीजी एम्बर 500। एज सच बीजी की तो नीड नहीं है, बट वी कैन गो विथ ब्लू, ब्लू 950, ना ग्रे चलते हैं, चलो ग्रे 950। तो ये अपने पास ओके, वो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक लिटिल बिट ना, ठीक है 900। आई थिंक 900 थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलर वे पे जो आपकी बाकी स्टाइलिंग रहेंगी उन्हें भी आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, और अगर आपने टेलविंड आती है आपको तो जो भी आप यहाँ पे क्लास लगाना चाहते हो वो क्लास भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो कार्ड एंड सेम हम यहाँ पर करेंगे विथ पी टैग क्लास नेम, ये हो गया, और इसका जो फॉर्मेट है इसे भी हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी अभी हमने यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए, मतलब कि अलग अलग नहीं, एक ही कंपोनेंट बनाया है और उसको हमने मल्टीपल टाइम यूज़ किया है विथ अलग अलग पैरामीटर। तो इतना हम हमने देखा, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहेंगे और एक चीज़ समझेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है इसमें राउटिंग कैसे काम कर रही होती है, बहुत ईजी है। अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, राउटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चीज़ में राउटिंग बहुत ईजी है, लाइक मैं कहूँगा जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने ट्राई किया हूँ सबसे इजी नेक्स्ट जेएस की राउटिंग है। कैसे, चलो एक ना हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं स्लैश अबाउट, मतलब क्या, देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया, फोल्डर का नाम हमने यहाँ पे रख दिया अबाउट, और अबाउट फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया पेज डॉट टी एस एक्स। तो अब होगा क्या, तो टी एस एक्स जैसे मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं एक करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट, और अबाउट के अंदर हम यहाँ पर क्या रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न हम यहाँ पे करवा देंगे स्लैश अबाउट पेज, दिस इज द अबाउट पेज ऑफ द एप्लीकेशन। तो इससे हुआ क्या पता, सिर्फ इतना करने से, सिर्फ इतना करने से तुम अगर अपने ब्राउजर पे आओगे और इधर पे आने के बाद लिखोगे स्लैश अबाउट और अपने यूआई में एंटर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अबाउट, दिस इज अबाउट पेज। तो इतनी इजी होती है नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कि जैसा तुम ऐप फोल्डर के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहे होते, जैसे कि ऐप फोल्डर के अंदर अगर मैं यहाँ पे स्लैश ऐप पे जाऊंगा तो मुझे कौन सा पेज देखने के लिए मिल जाएगा, मेरा अबाउट पेज। सिमिलर वे पे अगर मुझे कोई दूसरा पेज क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया, फोल्डर का नाम है शेरियंस, और शेरियंस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट कर दिया
फाइल का नाम है page.tsx। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो फोल्डर के अंदर जो एक फाइल क्रिएट होती है वो हमेशा page.tsx फाइल ही क्रिएट होगी। कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल क्रिएट मत करना समथिंग लाइक sharians.tsx नहीं। ये नेक्स्ट जेएस का काइंड ऑफ रूल होता है कि आप हमेशा जो पेजेस के लिए फाइल क्रिएट करोगे जिसका आप यूआई ब्राउजर पे दिखाना चाहते हो, हमेशा उस फाइल का नाम क्या रहेगा, page.tsx, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर हम आएंगे अगेन, इधर पे भी हम क्या लिख रहे होंगे, फंक्शन एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन में हम यहाँ पे शेरियंस इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद रिटर्न हम करते हैं, रिटर्न समथिंग लाइक एक जो हमारा मेन पेज या मेन कंपोनेंट होगा, मेन कंपोनेंट के अंदर इधर पे हम बोल सकते हैं h1 और h1 के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो फ्रॉम शेरियंस और एक पी टैग, और पी टैग पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं समथिंग लाइक दिस इज शेरियंस पेज ऑफ द एप्लीकेशन। तो देखो अब क्या कर सकते हो, अब तुम अगर यहाँ पर आओगे और लिखोगे शेरियंस तो तुम्हारी एप्लीकेशन पे एक नया राउट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है /शेरियंस नाम का, और इस पे जैसे ही एंटर करोगे तुम्हें शेरियंस पेज दिखना चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट जेएस की राउटिंग बहुत इजी होती है, जैसे जैसे तुम यहाँ पर एफ फोल्डर के अंदर फोल्डर्स क्रिएट करते जाओगे, जैसे कि तुमने यहाँ पे अबाउट फोल्डर क्रिएट किया तो तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर एक /अबाउट राउट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलर वे पे अगर तुम ऐप फोल्डर के अंदर शेरियंस फोल्डर क्रिएट करोगे तो इसके अंदर एक /शेरियंस पेज क्रिएट हो जाएगा। अब इधर पे अगर मैं आऊंगा, लेट से हमने यहाँ पर शेरियंस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसका नाम हमने रख दिया क्लासरूम। तो क्लासरूम फोल्डर जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर के अंदर अच्छा, एक सेकंड, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया शेरियंस/क्लासरूम, तो क्या अभी हमारी एप्लीकेशन पे स्लैश मतलब कि शेरियंस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो क्लासरूम पेज ओपन होगा? देखो अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये मुझसे मना कर देगा, क्या कि 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने फोल्डर तो क्रिएट किया लेकिन इस फोल्डर के अंदर अभी तक तुमने एक पेज नहीं क्रिएट किया, या बोल सकते हो फाइल नहीं क्रिएट की है। फाइल का नाम है page.tsx। अब जैसे ही तुम इस फाइल को क्रिएट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे डिफॉल्ट फंक्शन क्लासरूम, और क्लासरूम के अंदर तुम यहाँ पे रिटर्न करते हो रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट के अंदर हेलो फ्रॉम क्लासरूम। और अब देखो अब जैसे ही इसको रिलोड करने की नीड नहीं पड़ी, उसने खुद ही रिलोड कर दिया है। तो अब हमारे पास /शेरियन/क्लासरूम में ये एक पर्टिकुलर पेज भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर तुम्हें डायनेमिक या नेस्टेड राउट्स भी क्रिएट करने रहते हैं तो बस तुम्हें नेस्टेड फोल्डर क्रिएट करना रहेगा अपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, और वो राउट्स वो पर्टिकुलर पेजेस क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जेएस की जो राउटिंग रहती है वन ऑफ द ईजिएस्ट होती है। अब एक चीज हमें और देखनी है, क्या? लेआउट। ये फाइल अभी तक हमने नहीं देखी थी, कौन सी? layout.tsx। अब ये क्या करती है ना, ये पूरी की पूरी तुम्हारा लेआउट डिफाइन कर रही होती है कि तुम्हारा लेआउट यहाँ पे दिखेगा कैसे। जैसे कि layout.tsx फाइल में दो चीजें तुम्हें हमेशा देखने के लिए मिलने वाली, एक रहता है HTML कंपोनेंट, दूसरा रहेगा बॉडी कंपोनेंट, और एक चीज यहाँ पे रिटर्न हो रही होती है तुम्हारा चिल्ड्रन। तो अब ये क्या है, मतलब कि ये लेआउट होता है क्या? देखो तो मैं तुम्हें ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर नैव क्रिएट कर रहा हूँ, और नैव के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ए टैग, href अपना स्लैश है, चलो ठीक है, और href नेविगेट्स दिस ठीक है। एक हम यहाँ पे दे रहे हैं /अबाउट, और एक हम यहाँ पे दे रहे हैं शेरियंस, ठीक है। ओके, और कुछ इस तरीके से तो हमारे पास यहाँ पे 4 राउट्स आ चुके हैं। रिलोड किया एक बार, रिलोड करने के बाद जो हमारा क्लासरूम है, ठीक है, ये मना कर रहा है। नैव अपने पास आ रहा है, एक बार इंस्पेक्ट करके देखने दो क्या ये पार्ट रेंडर हो रहा है।
div hidden एंड nav, या वी डू हैव दिस, यप। तो ओके, वो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, सीधा सा टेक्स्ट आ रहा है कि होम अबाउट शेरियंस क्लासरूम दिस 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 दिस। तो अब देखना, अभी मैं किस राउट पे हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ स्लैश शेरियन स्लैश क्लासरूम पे। और अब अगर मैं यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पर आ गया, अबाउट पे आ चुका हूँ। शेरियंस पे क्लिक करूंगा तो मैं शेरियंस पे आ गया, क्लासरूम पे क्लिक करूंगा तो मैं क्लासरूम पे आ चुका हूँ। कुछ इस तरीके से। तो ये हो क्या रहा है, मतलब कि ये है क्या। सबसे पहले अब लेआउट को समझते हैं कि ये जो लेआउट डॉट टी एस एक्स फाइल होती है ये क्या काम कर रही होती है। तो देखो, जो ये जो आपका फोल्डर है, कौन सा फोल्डर, ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर के अंदर डायरेक्टली हमारे पास एक फाइल आती है, कौन सी, लेआउट डॉट टी एस एक्स। और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 4 अलग अलग पेजेस आते हैं। कौन कौन से, एक आता है डायरेक्ट हमारा पेज डॉट टी एस एक्स, एक आता है हमारा अबाउट वाला पेज डॉट टी एस एक्स, एक आता है शेरियंस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट जो पेज डॉट टी एस एक्स है, और एक है अपना क्लासरूम डॉट टी एस एक्स। तो होता क्या है, ये चारों पेज आप देख सकते हो अलग अलग इनके फोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग राउट पे जाकर। लेकिन लेआउट क्या करता है, लेआउट इन पर्टिकुलर पेजेस को एक पर्टिकुलर स्लॉट में दिखाता है। मतलब क्या, जैसे कि अब देखना एक चीज, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि लेआउट के अंदर ना एक कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिख के रखा है, दैट इज नैव। तो नैव के अंदर हमारे पास 4 लिंक है। नैव के अंदर 4 लिंक है, स्लैश स्लैश अबाउट शेरियंस, शेरियंस क्लासरूम दिस 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 दिस। और क्लासरूम में ये जो अपना नैव है इसे मैं कुछ और प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, पी फ्लैक्स गैप 4, कुछ इस तरीके से। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गैप ले रहे हैं। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा कुछ यहाँ पर ऐसा कि, और इधर पे मैं एक डिव और क्रिएट कर रहा हूँ, एक डिव में और क्रिएट करूँगा। और डिव में मैं यहाँ पर क्लास नेम, मैं इधर पे बोलूँगा आउटलाइन। और आउटलाइन में आउटलाइन रेड, कुछ इस तरीके से। तब देखना ये आ गया अपना आउटलाइन, और ये अपना है बाकी पेज का पूरा कंपोनेंट। देखो ये डिव है। तब एक चीज समझना, ये जो एक डिव मैंने क्रिएट किया और इस डिव के अंदर अपने पास क्या है, डिव के अंदर अपने पास सिर्फ चिल्ड्रन आता है। तो अभी एक एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी मैं आता हूँ होम पे, तो होम इज अबाउट स्लैश, स्लैश आया, फिर मैं आया यहाँ पर अबाउट पे, फिर मैं आया शेरियंस पे, फिर मैं आया क्लासरूम पे। तो कुछ चीज तुमने नोटिस की कि अबाउट, शेरियंस, क्लासरूम, इन तीनों या होम पेज पे भी अगर मैं आता हूं तो ये जो नैव बार है, ये जो नैव बार है, और ये जो मेरा डिव है जिसकी आउटलाइन हमने रेड कलर की देके रखी है, ये चेंज नहीं हो रहा है। बट उस डिव के अंदर जो भी कंटेंट है वो जरूर चेंज हो रहा है। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और ये बिल्कुल सही हो रहा है। कैसे, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। लेआउट ना एक स्केलेटन काइंड ऑफ होता है, लेआउट एक स्केलेटन होता है जिसमें जो आपके ये पेजेस रहते हैं, ये पेजेस बस चेंज हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स। मतलब क्या, मतलब देखो कि ये जो हमने एक लेआउट बनाया है, इस लेआउट के अंदर मेनली 2 चीजें हैं। क्या क्या, एक अपना नैव, दूसरा एक डिव जिसकी आउटलाइन हमने रेड कलर की देके रखी है। तब होगा क्या कि हमने एक स्केलेटन बनाया, हमने एक स्केलेटन बनाया जिसमें 2 चीजें हैं। क्या क्या, नैव, और एक है हमारे पास यहाँ पर डिव। तो देखो ये उसका एक डायग्राम है जो लेआउट हमने क्रिएट किया है, जिसमें एक नैव बार है होम, अबाउट, शेरियंस और क्लासरूम की लिंक के साथ, और एक हमारे पास डिव है जिसकी आउटलाइन क्या आती है, प्योर रेड कलर की। तो अब देखना होता क्या है कि ये लेआउट अलग अलग राउट्स में ये तो सेम रहेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये स्लैश पे भी सेम दिख रहा होगा, साथ ही साथ अगर तुम आओगे स्लैश अबाउट पर भी, तो ये लेआउट तो यही रहेगा, ये लेआउट यही रहेगा। बट ये जो तुम्हारा एक डिव है, दिस वन, ये जो तुम्हारा एक डिव है, इस डिव के अंदर अबाउट पेज जो है वो आ जाएगा। सिमिलर वे पे अगर तुम जाते हो स्लैश शेरियंस पे, शेरियंस पे अगर तुम यहां पर जाओगे तो यहां पर इस डिव के अंदर तुम्हें कौन सा पेज दिखेगा, शेरियंस पेज तुम्हें यहां पर दिखना चालू हो जाएगा। सिमिलर वे पे, सिमिलर वे पे अगर तुम यहां पे स्लैश क्लासरूम पेज को ओपन करते हो, अगर तुम यहां पे स्लैश क्लासरूम पेज को ओपन करोगे तो तुम्हें यहां पे कौन सा पेज दिखना चालू हो जाएगा, क्लासरूम पेज। तो ये होता है लेआउट। लेआउट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल कुछ कंपोनेंट तो आपके कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन कुछ कंपोनेंट ही चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके राउट्स। तो लेकिन ये कुछ कंपोनेंट ही क्यों चेंज हो रहे हैं, वो इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपने
यहाँ पर यूज क्या करके रखा है, चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रन होता है, ये जो आपका चिल्ड्रन होता है, ये वो पेजेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि जैसे कि अगर हम स्लैश पेज पे आएंगे तो चिल्ड्रन की जगह आपको होम पेज दिख रहा होगा, दिस पेज डॉट tsx। अगर आप स्लैश अबाउट राउट पे आओगे तो आपको अबाउट पेज दिखेगा ऑन द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन। स्लैश शेरियंस पे आओगे तो आपको शेरियंस पेज दिखेगा, और स्लैश शेरियन स्लैश क्लासरूम पेज पे आओगे तो आपको क्लासरूम पेज चिल्ड्रन की जगह पे दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अच्छा, तो अगर लेट से कि हमने चिल्ड्रन हटा दिया यहाँ से तो क्या होगा, तो फिर देखो एक अलग चीज देखने के लिए आपको मिलेगी कि अब अगर आप किसी भी पेज पे आ जाओ, अब आप यहाँ पे किसी भी पेज पर आ जाओ, आपको यहाँ पर कोई सा भी पेज देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि पेज जो होता है आपका रेंडर वो चिल्ड्रन की प्लेस पे ही हो रहा होता है। और अगर आपने चिल्ड्रन ही हटा दिया तो इट मीन्स कि आपने अपने सारे पेजेस हटा दिए। तो अब अगर आप यहाँ पर आओगे शेरियंस क्लासरूम अबाउट एंड ऑल, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो लेआउट बस अपना एक स्केलेटन होता है, और उस स्केलेटन में किसी एक प्लेस पे हम अपने पेज को चेंज कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउट। कि अगर स्लैश अबाउट राउट है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे अबाउट पेज दिखेगा, स्लैश क्लासरूम राउट है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्लासरूम पेज दिख रहा होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है, देखो एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना कि ना, अगर मैं होम पर आऊंगा तो ये लोड हुआ, जो अपना पेज है वो रिलोड हुआ। अगर मैं स्लैश अबाउट पे आऊंगा अगेन ये रिलोड हुआ, स्लैश शेरियंस पे आऊंगा अगेन ये रिलोड हो रहा है, क्लासरूम पे आऊंगा अगेन ये रिलोड हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम होती है, और कंपनी इसको बहुत बुरा मानती है। भाई आपका पेज बार बार रिलोड क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर वो बार बार रिलोड होगा तो वो बार बार रिसोर्सेज को लोड करेगा और नेटवर्क यूज कर रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हैं एंकर टैग्स का, जो कि नहीं यूज करते, बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि एंकर टैग का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर नेविगेशन, तो एंकर टैग का बहुत सिंपल सा रूल होता है कि जब भी एंकर टैग का आप यूज करोगे वो पेज को रिलोड करेंगे ही करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, और एंकर टैग की जगह आप लिंक यूज कर रहे होगे। जितने भी आपके एंकर टैग थे उन सब की जगह आप यहाँ पे लिंक कंपोनेंट का यूज करोगे। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ कुछ ऐसा कि अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर अबाउट पे आओगे पेज आपका रिलोड नहीं हुआ, शेरियंस पे आओगे नहीं हुआ, क्लासरूम पे आओगे नहीं हुआ, होम पे आओगे रिलोड नहीं होगा, प्लस आपकी जो स्पीड रहती है नेविगेशन की उसमें यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो इंस्टेंट नेविगेट कर पाता है। तो ये इसका सोल्यूशन है, और हम यही यूज कर रहे होते हैं फॉर नेविगेशन की यूजर कहीं पे क्लिक करे और वो कहीं किसी और राउट पे जा सके, हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट का यूज कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। पहले हम समझते हैं कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती क्या है। तो देखो, अब अगर यूजर को कोई सा ही पेज देखना रहेगा तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उसको तीन चीजें रिटर्न करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इसमें सर्वर क्या करता है कि जो HTML फाइल रहती है, सर्वर अपने एंड पे उसको पूरा प्रोसेस करता है, उसके अंदर हर एक डिव को बना रहा होता है कि यूजर को कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, कौन सा उसको प्रोडक्ट दिख रहा होगा। अगर ई-कॉमर्स की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करें, तो उसके प्रोफाइल पेज में, कमेंट्स में एंड ऑल क्या क्या चीजें जो भी यूजर को दिखना रहेगा वो कहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस पूरी चीज को हम प्रोसेस करते हैं सर्वर साइड पे, और फिर फाइनल जो UI रहता है वो यूजर के ब्राउजर में दिखा देते हैं। तो इस चीज में क्या होता है, इस चीज में जो यूजर के पास HTML आ रहा होता है, उस HTML के अंदर ऑलरेडी सारे एलिमेंट रहते हैं, सारे डिव रहेंगे, वहां पे सारी बटन्स रहती हैं, सारे इमेज टैग रहेंगे, वहां पे सारे इनपुट फील्ड्स रहती हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात की जाए, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर यूजर को अगर कोई सा पेज देखना है तो वो पहले सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको अगेन कुछ फाइल भेज रहा होता है, लेकिन इस बार जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल जाती है उसमें HTML फाइल पूरी एम्प्टी रहती है। उसके अंदर बॉडी और HTML एलिमेंट्स तो रहेंगे, लेकिन बॉडी एलिमेंट के अंदर एक सिंगल रूट एलिमेंट होता है, रूट डिव होता है, लेकिन उस डिव के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो एलिमेंट कैसे दिखते हैं,
तो सर्वर ने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल भेजी होती है हमारे क्लाइंट पे, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल चलेगी हमारे क्लाइंट के ब्राउजर पे, और वो जावास्क्रिप्ट की फाइल देन एचटीएमएल को हाइड्रेट करती है। वो सारे के सारे एलिमेंट जैसे कि इमेज हो गया, इनपुट एलिमेंट हो गया, वीडियो एलिमेंट हो गए, डिव्स हो गए, ये सारे एलिमेंट जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होके एचटीएमएल के अंदर अपेंड कर रही होती है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट चलेगी ब्राउजर पे और एचटीएमएल को वो बना रही होती है, डॉम बना रही होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है? इसको हम बोल रहे होते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो नेक्स्ट जेएस क्या यूज करता है? क्या वो क्लाइंट साइड यूज करता है या वो सर्वर साइड रेंडरिंग यूज करता है? तो इसका आंसर है नेक्स्ट जेएस दोनों ही यूज कर रहा होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग प्लस सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अब वो क्लाइंट साइड कब यूज करता है, सर्वर साइड कब यूज करता है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो जब भी हमारे यूजर को एक स्टैटिक पेज देखना रहता है जहां पे वो कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि एक ब्लॉग की वेबसाइट हो गई, वहां पे यूजर सिर्फ ब्लॉग्स को पढ़ेगा, वो कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता वहां पे, तो उस जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सर्वर साइड रेंडरिंग, जहां पर ब्लॉग का पूरा कंटेंट एचटीएमएल के अंदर हम लगा के भेजेंगे और यूजर उसको सिर्फ पढ़ रहा होगा, कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब यूजर को पेज के साथ इंटरेक्ट करना रहता है तब हम वहां पे यूज कर रहे होते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग को, और उसको हम अलग से देखेंगे। अब जब भी यूजर को पेज से इंटरेक्ट करना रहता है, मतलब क्या? मतलब कि एक पेज है, अमेजोन की वेबसाइट है, उस अमेजोन की वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से हर एक पे बटन है कि ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट एंड ऐड टू कार्ट। यूजर अगर उनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजर की कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसमें यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है अपने पेज के साथ। तो जिसमें यूजर इंटरेक्ट कर पाता है हमारे पेज पे, उस पर्टिकुलर जगह पे नेक्स्ट जेएस यूज करता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो बहुत सिंपल सा रूल है, जहां पे यूजर पेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा वहां पे हम यूज करेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग को, और जहां पर यूजर पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वहां पर हम यूज करेंगे क्लाइंट साइड रेंडरिंग का। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट जेएस है वो बाय डिफॉल्ट क्या यूज कर रहा होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप ब्राउजर पे आओगे और कोई सी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन करते हो जो नेक्स्ट जेएस पे बनी रहती है, तो वो नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट सर्वर पे पूरा एचटीएमएल बनाता है और उसको देन ब्राउजर पे सीधा सीधा शो करवा देता है। दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड रेंडरिंग। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक पेज है शेरियंस वाला पेज है। अभी हम किस पेज पे? लेट्स से अभी हम होम पेज पे शेरियंस पेज पे हम जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दिया और ये जो हमारी बटन है इस पे सिंपल लिखा है क्लिक मी, और इधर पे हमने इस पे एक इवेंट लगा रहे हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे एक इवेंट लगाया जिसपे एक कॉल बैक हमारा चलेगा, और कॉल बैक के अंदर हम यहाँ पे बोल रहे हैं अलर्ट, और अलर्ट पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं समथिंग लाइक बटन क्लिक्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक। सो अब एक चीज समझना, अभी भी जो तुम्हारी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन है ये ब्रेक नहीं होगी, ये अभी भी बढ़िया तरीके से काम कर रही होगी। लेकिन जिस मोमेंट पे तुम शेरियंस पेज पे जाओगे, दिस वाले, तो जैसे तुम शेरियंस पेज पे क्लिक किया तुमने, ये एक एरर देगा कुछ इस तरीके से, इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉप्स। तो इसका ये प्रॉब्लम हुई क्यों और ये एरर आया क्यों? ये एरर एक सिंपल कारण से आया है, क्योंकि देखो नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है? सर्वर साइड रेंडरिंग। मतलब कि वो पूरा एचटीएमएल क्रिएट करेगा हमारे सर्वर पे और फिर वो जो एचटीएमएल बना उसको वो कहाँ पे लगा देगा? हमारे ब्राउजर पे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो एक एचटीएमएल बना रहा होता है और उसको दिखता है कि भाई ऑन क्लिक यहाँ पे लगा है, तो सर्वर पे वो कैसे ऑन क्लिक इवेंट लगा दे? ये डॉम का पार्ट है, ये इवेंट्स का पार्ट है। तो इवेंट लिस्नर और डॉम ये अपने बहुत सही तरीके से वर्क कर रहे होते हैं हमारे ब्राउजर पे। तो जब आप एक ऐसा काम करने जाते हो जो ब्राउजर पे होना चाहिए लेकिन जो आपने कर दिया सर्वर पे, तो इस टाइप का एरर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को बताएं कि ये जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है और इसको क्लाइंट साइड पे ही आपको प्रॉपर तरीके से रेंडर करना पड़ेगा। मतलब कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग आपको इस कंपोनेंट के लिए यूज करनी पड़ेगी। अब इसको बताने का तरीका क्या रहता है? जिस भी फाइल के अंदर ये कंपोनेंट होगा उस फाइल में सबसे ऊपर आप यहां पे लिखोगे यूज
स्पेस क्लाइंट, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आपने इतना लिख दिया, जैसे ही आपने इतना लिख दिया, तो ये जो आपका शेरियंस पेज ये नॉर्मल तरीके से काम करना चालू कर देगा। नॉर्मल ये फ्रंट एंड पे दिखता है, लेकिन डेवलपर ने यहाँ पे एक दिमाग क्या लगाया कि भाई सिर्फ इतने कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या कि पूरी वेबसाइट सर्वर साइड रेंडरिंग है, उनका पूरा HTML सर्वर से ही बन के आता है, लेकिन ये जो शेरियंस वाला पेज है ये क्या है हमारा यूज क्लाइंट, मतलब कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है और ये पूरा कंपोनेंट आपका क्लाइंट पे ही बन रहा होगा, लेकिन फ्रंट एंड पे डिफरेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो देखो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक अलर्ट आ जाएगा बटन क्लिक्ड पे, तो ये एक चीज होती है। तो नेक्स्ट जेएस में हम दोनों ही कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार यूज क्लाइंट लिखने से तो मेरे लाइक पूरे सर्वर सॉल्व भी हो जाएंगे, मैं सारे कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बना देता हूं, कभी एरर आएगा ही नहीं, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। नेक्स्ट ये सर्वर साइड रेंडरिंग इसलिए यूज कर रही होती है क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग बहुत फायदा करती है, हमारे जो पेजेस होते हैं क्लाइंट साइड पे उनको वो बहुत फास्ट नेविगेट कर पाती है, प्लस जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकलती है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो अगर तुमने इसको एक सारे कंपोनेंट्स को क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट कर दिया तो रिएक्ट का एज इट इज तुमने बस क्लोन क्रिएट किया, नेक्स्ट जीएस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो तुम नहीं उठा पाओगे। तो सोल्यूशन क्या रहता है कि हम सारे कंपोनेंट्स को कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करते नहीं है, इवन हम पूरे पेज को भी ट्राई करते हैं कि पूरा पेज हमारा क्लाइंट कंपोनेंट ना बने। जिस पर्टिकुलर बटन पे हमें क्लाइंट की इंटरएक्टिविटी चाहिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही हम यहां पर क्लाइंट कंपोनेंट बना रहे होते हैं। मतलब क्या, देखो इस पूरे पेज पे क्लाइंट किस चीज से इंटरेक्ट करेगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर बटन से। तो पता है हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और इस कंपोनेंट को नाम क्या देते हैं, लेट्स से बटन। तो बटन डॉट TSX, और TSX के अंदर हम यहां पर सिर्फ इसी को ही बनाएंगे, हम क्या, क्लाइंट, यूज क्लाइंट। और देन इधर पे हम लिखेंगे सिंपल, वी कैन से सो इधर पे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बटन, और बटन में यू जो है बटन, और बटन के बाद ये आ जाएगा अपना एक फंक्शन। इधर से हम रिटर्न क्या कर रहे होंगे, रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे बटन अलर्ट बटन क्लिक। तो देखो ये जो अपना पर्टिकुलर कंपोनेंट ये ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस अपने एक बटन को रिटर्न कर रहा है जिसके क्लिक पे आप कुछ भी करवा सकते हो। अभी के लिए हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा रख कर रखा है। तो इधर पे हम आते हैं, अब देखो हम पूरे पेज को कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, पूरा पेज हमारा सर्वर कंपोनेंट ही रहेगा, लेकिन ये जो हमारी बटन है इसे हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, बटन। तब देखो ये पूरा पेज तो आपका सर्वर कंपोनेंट है, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर आपका एलिमेंट है ये आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट है, और नेक्स्ट जेएस ये हमें अलाउ करता है बहुत अच्छे तरीके से। तब देखो इधर पे हम आते हैं ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे आने के बाद हम होम पे आएंगे, एक बार पेज रिलोड कर लेते हैं, शेरियंस पे आए तो देखो अभी भी आपका पेज सेम तरीके से ही लोड होगा, लेकिन ये जो एक कंपोनेंट है दिस वन, ये कंपोनेंट आपका क्या है, एक क्लाइंट कंपोनेंट। लेकिन अगर आप इस पे अभी भी क्लिक करोगे तो ये अभी भी काम कर रहा होता है। ध्यान रखना हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि हम सबसे बोल सकते हो नेस्टेड एलिमेंट को क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करें, हम ट्री में, या तुम बोल सकते हो हम जो सबसे छोटा एलिमेंट रहता है उस एलिमेंट को क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करें, ना कि पूरे के पूरे पेज को। अगर तुमने पूरे पेज को ही क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट कर दिया तो तुम नेक्स्ट जेस का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। वो जो एसईओ का बेनिफिट देती है, नेविगेशन इतना फास्ट करती है एंड ऑल, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट तुम नहीं उठा पाओगे अगर तुमने पूरा क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। तो हम कभी भी सारी चीज़ों को क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट नहीं करेंगे। वी विल ट्राई कि हम हमेशा एक सर्वर कंपोनेंट क्रिएट करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो नेसेसरी होता है सिर्फ उसी चीज को हम क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब समझते हैं कि डेटा हम कैसे फेच करते हैं और उसको हम कैसे यूआई में लोड कर रहे होते हैं। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास मेनली। पहले अगर हमारे हमारे सर्वर पे डेटा प्रेजेंट नहीं है तो उसको कैसे लोड किया जा सकता है वो समझते हैं। तो देखो
हमारे पास ना एक एपीआई है, ओपन सोर्स एपीआई है, jsonplaceholder.typecode.com/users। अगर इस एपीआई पे आओगे और इसकी रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो कुछ यूजर्स का डेटा तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब समझना हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा क्लासरूम पेज है, इस क्लासरूम पेज को मैं बनाऊंगा सबसे पहले तो असिंक, क्योंकि जब भी हमें यहाँ पे डेटा यूज करना रहता है या बोल सकते हो एपीआई कॉल करनी रहती है, तो वो एक आसिंक कॉल होता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट यूजर्स या यू कैन से रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एंड फैच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन अभी पोस्ट्स का डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए यूज़र्स का डेटा। और यूज़र्स का जो भी डेटा हमारे पास आएगा, कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जितने भी हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स आ रहे होंगे उन सभी के डेटा को हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे। सो हेलो फ्रॉम द क्लासरूम एंड यूएल, चलो इस तरीके से हमने उन सभी के डेटा को रेंडर कर देंगे। तो अब यूज़र्स के अंदर हमें इसका टाइप और डिफाइन करना पड़ेगा। सो टाइप, और टाइप में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यूज़र, और यूज़र में हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा डेटा आता है एक यूज़र के अंदर, तो उसकी आईडी रहती है, हमारे पास नेम रहता है और उसका यूज़र नेम रहता है। चलो तो आईडी अपने पास नंबर है, नेम अपने पास स्ट्रिंग और यूज़र नेम अपने पास स्ट्रिंग आएगी। चलो तो इधर पे जो हम टाइप दे रहे हैं दैट वुड बी यूज़र। ईज़ी है, काफ़ी ईज़ी है। देखो सिंपल, अगर कभी बैकएंड पे काम किए हो, जैसे वहाँ पर स्कीमा बना रहे होते हैं कि एक यूज़र का हमारा डेटा कैसा दिखेगा, तो वैसे ही कुछ-कुछ यहाँ पे देखने के लिए तुम्हें मिलता है कि सिंपल यूज़र के अंदर कौन-कौन सी प्रॉपर्टी रहेंगी, उन प्रॉपर्टी का क्या-क्या नाम होने वाला है, सिंपल बस हम वही यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इतना हमने कर लिया, और यूज़ करने के लिए कि भाई यूज़र यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और एक यूज़र कैसा दिखेगा उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सिंपल है, काफ़ी ईज़ी पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आगे अगर यहाँ पे बढ़ें और ब्राउज़र पे आते हैं, तो देखो अभी हैं हम शेरियंस पेज पे, अबाउट पेज पे आए, होम पेज पे आए, एंड अब हम यहाँ पे चलते हैं क्लासरूम पेज पे, जहाँ पे हमने डेटा फेच किया है और सारे के सारे यूज़र का डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आए, थोड़ा सा टाइम लिया है उसने थोड़ा सा टाइम लिया है, तुरंत लोड नहीं हुआ था, तुरंत लोड वो नहीं हुआ था। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। देखो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, मैंने उस पर यहाँ पर क्लिक कर दिया था, इधर पे मैं आता हूँ, इस पे माउस लेकर आया, एंड अब देखना मैंने उस पर क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम बोलेगा। मैं फिर से आ रहा हूँ शेरियंस पेज पे और क्लासरूम पेज पे आया, फिर से मैंने यहाँ पे किया क्लिक, और वो थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमारी एपीआई कॉल होती है, इस एपीआई को कॉल करके डेटा लाने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होता है। तो उसके लिए जैसे ही डेटा आता है वो तुरंत हमें डेटा दिखा देते हैं, लेकिन वो जो टाइम लग रहा है उतना ही डिले हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होता है। अब तो एक चीज समझना इसमें ना, अब हम यहाँ पर एक फीचर और ऐड करने वाले हैं। मतलब क्या? मैं यहाँ पर एक फीचर ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी यूजर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक इनपुट फील्ड मेरे पास हो, इस जगह पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड हो, और उसमें जो भी मैं नाम लिखूंगा, सिर्फ वही जो भी वहां पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, उस इनपुट से जितने भी यूजर का यूजर नेम मैच हो रहा होगा, सिर्फ वही यूजर मुझे वहां पर दिखे। तो ये एक पर्टिकुलर फीचर मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो देखो इसके लिए ना मुझे एक चीज बनानी पड़ेगी, यू कैन से कि मुझे यहाँ पर यूज स्टेट एक हुक होता है, उसका मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट देखो अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर तुम कोई सा भी हुक भी यूज करना चाहते हो, अगर किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई सा भी हुक भी अगर तुम यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें उस कंपोनेंट को एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। लेकिन हम इस पूरे पेज को क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बना सकते, हम ऐसा करते ही नहीं कि पूरे पेज को कभी हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया, ऐसा नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हम ना इधर पे ये जो यूएल वाला पार्ट है, इतने पार्ट को मैं बनाऊंगा एक अलग कंपोनेंट, एक अलग कंपोनेंट बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। और इधर पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा, वी कैन नेम इट फिल्टर फिल्टर यूजर्स डॉट टी एस एक्स। तो फिल्टर यूजर्स डॉट टी एस एक्स इतना हमने यहाँ पे कर दिया, और इधर पे ये अपना पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या रहेगा, क्लाइंट कंपोनेंट। तो यूज क्लाइंट, और इंपोर्ट हम यहाँ पर करेंगे यूज स्टेट, और यूज स्टेट करने के बाद एक्सपोर्ट फिल्टर कंपोनेंट,
और फिल्टर कंपोनेंट में अब देखो इधर पे जैसे कि हमारे पास प्रॉप्स के अंदर यूज़र तो आएगा, लेकिन यूज़र का जो टाइप होने वाला है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। तो यूज़र का टाइप हम यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन करेंगे इधर पे, तब एज सच हम यूज़र को यूज़ कर नहीं रहे। तो ये जो हमारा टाइप था इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और लेकर आऊँगा फिल्टर यूजर्स डॉट टीएसएस में। यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन कर दिया। टाइप डिफाइन करने के बाद इधर पे अपन यूजर्स जो कि एक एज अ अरे की तरह आएगा उसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और एक स्टेट वेरिएबल सर्च टर्म, और सर्च टर्म में सर्च टर्म इसको किया यूज, और एक हम यहाँ पे लगाएंगे यू कैन नेम इट समथिंग लाइक। देखो इधर पे हम रिटर्न करवा रहे हैं, सबसे पहले तो रिटर्न अपने पास यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगा div, और div के अंदर अपने पास दो चीज़ें होने वाली हैं। एक होगी इनपुट फील्ड टाइप प्लेस होल्डर सर्च यूज़र वैल्यू एंड ऑन चेंज पे कुछ इस तरीके से। तो और इधर पे देखो अब क्या करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो 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 हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, और इनपुट फील्ड के अंदर अपने पास क्या है कि टाइप टेक्स्ट आता है, प्लेस होल्डर अपने पास सर्च यूज़र और वैल्यू, और सिंपल एक ऑन चेंज पे हमने लगा के रखा है कि यूजर जब भी इस फील्ड के अंदर कुछ भी चेंज अगर करता है तो जो हमारा सर्च टर्म होने वाला है उसकी वैल्यू यहाँ पे तुरंत ही अपडेट हो जाएगी। अब देखो हम क्या करने वाले ना, एक अरे बनाएंगे, इधर पर एक अरे बनाएंगे, इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, फिल्टर्ड यूजर्स इक्वल्स टू यूजर्स डॉट फिल्टर यूजर, कुछ इस तरीके से, और देन वी कैन नेम इट समथिंग लाइक कि यहाँ पर जो हम रिटर्न करेंगे, सो ये गया, और वी नीड टू क्लोज दिस, और रिटर्न में हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हमारा यूज़र है इसके नेम को पहले अपन कर रहे हैं टू लोकल लोअर केस, और इसमें इसके अगर नेम में जो भी हमारा सर्च टर्म होगा अगर वो आ रहा है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, तो इंक्लूड्स समथिंग लाइक दिस। तो और ये जो हमारा फिल्टर्ड यूजर है, इस फिल्टर्ड यूजर को करेंगे यहाँ पे यूज, तो यूएल, और यूएल हम यहाँ पे बोलेंगे, सो यूएल यूएल एंड देन ये जो हमारा फिल्टर्ड यूजर है इस पे लगेगा डॉट मैप, और मैप पे एक एक करके हमारे पास आएगा यहाँ पर यूज़र। तो यूज़र का टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, एंड रिटर्न हम यहाँ पे करवाएंगे एक एक लिस्ट को। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये अब देखो ये जो अपना कंपोनेंट है फिल्टर्ड यूज़र, इस यूज़र को हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे हमारे क्लासरूम पेज पे। तो इसकी जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिल्टर यूजर, और इसमें जो अपना प्रॉप्स है यूजर का जो भी डेटा आया होगा इसको एज इट इज पास कर रहे होंगे। तो देखो अब इसको किया रिलोड, ये रही अपनी इनपुट फील्ड, इसमें लेट्स से जिनके भी यूजर नेम में ओ आ रहा होगा सिर्फ उसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो ओ सर्च किया तो हमारे पास सिर्फ दो यूजर है जिनके नेम में ओ आ रहा है, तो सिर्फ वो उतने यूजर आ गए। अब अगर मैं ए यहाँ पे लेकर आता हूँ तो उतने यूजर आ गए जिनके नेम में ए हमारे पास कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अगर बी की बात करें तो ये हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है, लेट्स से यू, तो इतने सारे के नेम में अपना कहीं ना कहीं यू देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अभी जो हमने यहाँ पे देखा है वो हमने ये देखा कि डेटा हम कैसे फेच कर रहे होते हैं, और फिर अगर उस डेटा के ऊपर हमें फर्दर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस डेटा के ऊपर यूजर की इंटरेक्टिविटी चाहिए हमें, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे क्लाइंट कंपोनेंट, वो भी हमने यहाँ पर समझा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम बोल सकते हो कि यूजर का एक्सपीरियंस अभी उतना अच्छा भी नहीं है। मतलब देखो अगर मैं क्लासरूम पेज पे आऊंगा ना तो मुझे वेट करना पड़ रहा है, वो जो वेट कर मुझे करना पड़ रहा है, हाँ वो 1 सेकंड से कम है, लेकिन मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। मतलब कि देखो मैंने इधर पे शेयरिंग्स पे आया, मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन वेट करना पड़ा, मुझे वेट करना पड़ रहा है, इट इज समवेयर अराउंड कि वो 1 सेकंड से कम है, लेकिन स्टिल वो यूजर को फील कर पा रहा है, और यूजर को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, अब हम उसे देखते हैं। तो देखो अब ये जो प्रॉब्लम है कि यूजर को यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है और पूरा पेज वहां पे थोड़ी देर के लिए स्टैटिक हो जाता है, इसका सोल्यूशन ये है कि एक लोडिंग स्क्रीन वहां पे हम लगा देते हैं। एंड अब इसका कैसे कर रहे होते हैं, नेक्स्ट जेएस इस चीज को और ज्यादा इजी करता है। जैसे कि देखो
तुम किस राउट पे जा रहे हो? क्लासरूम पे। क्लासरूम पे यहाँ पे जा रहे हो, और क्लासरूम का ये जो पेज है ये कहाँ पे तुमने बना के रखा है? ये तुमने बना के रखा है ऐप के अंदर, शेरियंस क्लासरूम के अंदर, ये रहा वो पेज। तो अगर तुम चाहते हो कि जो वेट यूजर को करना पड़ रहा है इस पेज पे जाने से पहले, उसके बदले में उसको एक लोडिंग स्क्रीन काइंड ऑफ वहां पे दिखना चालू हो जाए, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ये जो पेज है, इसी पेज के पैरेलल, इसी पेज के लेवल पे तुम एक और पेज, एक और फाइल क्रिएट करोगे, लोडिंग डॉट TSX, बस। और इसमें एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे। कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लोडिंग, और लोडिंग के अंदर देन हम यहाँ पे करवाएंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक लोडिंग काइंड ऑफ लिख सकते हैं। तो इतना हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो, अब देखो, अब होगा क्या कि तुम हो शेरियंस पे, ठीक है। अब क्लासरूम पेज पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पता है कि वहां पर यूजर को वेट करना पड़ेगा, लेकिन तुमने क्या कर दिया कि एक लोडिंग डॉट TSX फाइल क्रिएट कर दी। हाँ, और इस फाइल का नाम लोडिंग डॉट TSX ही होना चाहिए। ये एक रिजर्व कीवर्ड फाइल है, जिसका तुम बोल सकते हो जो नेक्स्ट जेएस ने रिजर्व करके रखी है अपने नाम पे। तो देखो, अब यहां पर हम आएंगे क्लासरूम, क्लासरूम पे करेंगे क्लिक। तो देखो, पहले लोडिंग दिखा तुम्हें, वहां पे पहले लोडिंग दिखा था, देखो फिर से आया, लोडिंग दिखा थोड़ी देर के लिए, और फिर तुम्हें तुम्हारा डेटा या तुम्हारा पेज देखने के लिए वहां पर मिलता है। तो नेक्स्ट जेएस में लोडिंग स्क्रीन दिखाना ये बहुत ज्यादा इजी होता है। अब सुन, अब सुन, इधर पे आए, रिलोड किया, रिलोड किया, कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। दो, नेक्स्ट इसमें बहुत इजी होता है। अब पता है तुम और क्या कर सकते हो कि जितने जिस लेवल पे तुम लोडिंग दिखाना चाहते हो, कि अगर तुम ऐप लेवल पे कि तुम्हारा पूरी एप्लीकेशन ही लोड हो रहा है, तो तुम यहाँ पर ऐप फोल्डर के अंदर भी एक पर्टिकुलर फाइल लोडिंग डॉट TSX क्रिएट कर सकते हो, और इधर पे भी एक क्रिएट कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लोडिंग, और एक स्पिनर। ये अब AI ने सजेस्ट कर दिया एक, ठीक है, इसका जो कलर है वाइट, ठीक है, ओके, लोडिंग डॉट TSX एक्सपीरियंस, दिस। चलो, तो आई थिंक अभी इस वजह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर वाइट, ओके, चलो अब एक बार देखते हैं। ठीक है, कलर तो यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक इसकी एक प्रॉब्लम होगी कि शेरियंस के अंदर हमारे पास ये जो एक है, इसको हटाते हैं। तो अब अगर रिलोड करेंगे तो देखो, ये जो एक लोडिंग वाला अपने पास आइकन आ रहा है, ये तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो जिस लेवल पे तुम क्रिएट करना चाहते हो, जिस लेवल पे भी तुम क्रिएट करना चाहते हो, वो तुम यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हो। तो अब इससे होगा क्या, इससे होने ये वाला है कि क्योंकि तुमने इस लोडिंग डॉट TSX फाइल को ऐप लेवल पे क्रिएट करके रखा है, तो अब कोई सा भी पेज अगर लोड लेता है, टाइम लेता है, तो जब तक वो टाइम ले रहा है तब तक ये लोडिंग स्क्रीन उसको दिख रही होगी। जो हमारा यूजर रहेगा उसको ये एक पर्टिकुलर स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये भी तुम क्रिएट कर सकते हो, कॉमन लोडिंग स्क्रीन वहां पे तुम क्रिएट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार, अब हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा डायनामिक राउट्स। तो ये डायनामिक राउट्स होते क्या हैं, इसे हम समझेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ। जैसे कि इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, बिल्कुल, और हर एक यूज़र का अपना अपना एक प्रोफाइल पेज भी होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी होगा। तो क्या इंस्टाग्राम ने हर एक यूज़र का अपना अपना प्रोफाइल पेज अलग अलग क्रिएट किया होगा? मतलब कि उसने उस यूज़र की इमेज लगाई होगी, उस यूज़र का यूज़र नेम लिखा होगा, फिर उसकी जितनी पोस्ट है उसका पूरा की पूरा उसने नेक्स्ट जेएस में JSX कोड लिखा होगा। क्या उसने ऐसा किया होगा? नहीं। वो क्या करता है, वो वहां पर उसने एक स्केलेटन क्रिएट कर लिया, जिसमें ऊपर प्रोफाइल पेज है, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, बायो क्या है इसकी, इसने टोटल कितनी पोस्ट करके रखी है, एंड ऑल, इन सारी चीज़ों का एक उसने स्केलेटन काइंड ऑफ क्रिएट कर लिया। और फिर जब भी कोई भी यूज़र किसी दूसरे यूज़र की प्रोफाइल पेज पे जाता है, तो उसको उसी स्केलेटन में बस वो डिटेल को फुलफिल कर देता है, और वही पूरा पेज उसको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं? तो इसी चीज़ को हम किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउटिंग। तो अब डायनेमिक राउटिंग का हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो अभी लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो देखो, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, फोल्डर का नाम है प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर मैं इधर पर तुम बोल सकते हो एक पेज में क्रिएट कर रहा हूँ। चल, तो मैंने यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर का नाम क्या है? रोहन
और रोहन फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ page.tsx। ठीक है, तो page.tsx हमने क्रिएट कर दिया और इधर पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रोहन प्रोफाइल पेज। और इस जगह पर अगर मैं आऊँगा तो इधर पे अपन रिटर्न करवा सकते हैं समथिंग लाइक दिस, जिसमें हमारे पास एक डिव है रोहन्स प्रोफाइल पेज समथिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो रोहन प्रोफाइल पेज इतना हमने यहाँ पे लिखा। तो देखो, ये हमने यहाँ पर एक प्रोफाइल पेज का फंक्शन क्रिएट कर लिया है। और अब अगर मैं आऊँगा ऑन द URL स्लैश प्रोफाइल स्लैश रोहन, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा रोहन का प्रोफाइल पेज। तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा हजारों बार थोड़ी ना कर सकते या लाखों बार थोड़ी ना कर सकते, क्योंकि जो हमारी एक एप्लीकेशन रहती है सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उसमें तो लाखों करोड़ों यूजर रहेंगे। तो हम हर एक यूजर के लिए इधर पे अलग फोल्डर, अलग page.tsx फाइल नहीं क्रिएट करते। हमें क्या चाहिए रहता है, हमें वहां पर कि भाई आप किस यूजर की प्रोफाइल पेज देखना चाहते हो, उस यूजर की डिटेल्स हमें दे दो और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हम उस स्ट्रक्चर में आपको उस यूजर की डिटेल दिखा देंगे। मतलब देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ना सारे यूजर का डेटा रहता है। अब वो कहाँ पे रहता है, बैकएंड में डेटाबेस पे अपने पास वो सेव रहता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि हमारे पास यूजर्स इक्वल्स टू, और इसका नाम मैं जो दे रहा हूँ दैट इज प्रोफाइल पेज। ठीक है, और इधर पे मेरे पास मल्टीपल यूजर का प्रोफाइल पेज होने वाला है, जिसमें हर एक की अपनी अपनी आईडी रहेगी, नेम, ईमेल। इधर पे हम बोल रहे हैं रोहन डॉट गुप्ता @gmail.com। ठीक है, और ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए कि लेट से बायो और रख देते हैं। तो बायो सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद पैशन दिस 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 दिस। तो इतना हमने यहाँ पे लिख दिया और कुछ यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं। चलो, तो नेहा, ठीक है नेहा, चलो नेहा लिखते हैं, नेहा। एंड इधर पे हम लिखेंगे neha.sharma@gmail.com UX डिज़ाइनर। एक हम यहाँ पर और क्रिएट कर लेते हैं विथ ID 3, एंड जो इसका नेम जाने वाला है दैट वुड बी राहुल। चलो, ईमेल अपना जो यहाँ पे गया राहुल डॉट लेट्स से rahul.dev@gmail.com। एंड एक और हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया बायो फुल स्टैक डेवलपर। सो 3 अलग अलग हमारे पास यूज़र हैं और इन तीनों का डेटा हमें यहाँ पे दिखाना रहेगा। तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो देखो हम क्या करने वाले हैं कि हम इस डेटा को कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। मतलब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि मुझे अगर रोहन की प्रोफाइल पिक देखनी है या बोल सकते हो रोहन का प्रोफाइल पेज देखना है, तो मैं यहाँ पे रोहन लिखूंगा, तो मुझे रोहन का प्रोफाइल पेज यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से कि नेहा की कोई प्रोफाइल पिक देखनी है या प्रोफाइल देखनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेहा लिखूंगा। सिमिलर वे पे अगर मुझे राहुल की प्रोफाइल देखनी है तो मैं यहाँ पे राहुल लिख रहा हूँ। अभी तो ये स्पेलिंग गलत है, राहुल, कुछ इस तरीके से। तो अब ये कैसे होता है, इसे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनामिक राउटिंग। तो अब डायनामिक राउटिंग में हम इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो देखो, हमारे पास क्या होने वाला है कि इधर पे सिर्फ रोहन की प्रोफाइल नहीं देखेंगे यूजर, यहाँ पे वो कोई से भी यूजर की प्रोफाइल देख सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि ये जो रोहन है, इधर पे हम इसको रोहन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख रहे होते हैं, नेम। क्योंकि जिस भी यूजर की प्रोफाइल आपको देखनी है उसका नेम आप वहां पे पास कर सकते हो। इसको कि हमने यहाँ पर एंटर करने के बाद, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, इधर पे हमारे पास आता है पैरम्स। अब पैरम्स ये क्या है, तो देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैरम्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो पैरम्स में ना सबसे पहले इसका जो हमारा टाइप है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। सो टाइप प्रोफाइल पेज प्रॉप्स, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, इसमें हमारे पास रहेगा पैरम्स, जो कि एक प्रॉमिस, हाँ, जो हमारा नया वाला, तुम बोल सकते हो नई वाली जो हमारी नेक्स्ट जेएस है, इसमें हमें ये प्रॉमिस मिल रहा होता है, तो उसी की तरह ये जाएगा। सो प्रॉमिस कुछ इस तरीके से, और इसे यहाँ पर प्रॉप्स हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो प्रोफाइल पेज प्रॉप्स। अब
एक चीज का ध्यान रखना, ये जो नेम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं ये क्या है, ये कोई इनबिल्ट नहीं आता है कि भाई जो अपना पैरम्स है इस पैरम्स के अंदर नेम आएगा ही आएगा। ये नेम क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो समझना जरूरी है। तो ये नेम इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर नेम लिखा है। अगर मैंने इसकी जगह पे क्या लिखा होता, नेम की जगह पे अगर मैंने यहाँ पर आईडी लिखा होता तो इधर पे क्या हो रहा होता, इधर पे आता आईडी और इसका टाइप क्या होना चाहिए था, नंबर, कुछ इस तरीके से। तो लेकिन अभी हम यहाँ पे आईडी के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो नेम ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो नेम स्ट्रिंग और पेज प्रॉप्स जाएगा। तब देखो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकाल रहे होंगे भाई किस यूजर की प्रोफाइल पिक आप देखना चाहते हो, उसका नाम क्या है। तो उसके लिए कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू अवेट। ध्यान रखना यहाँ पर अवेट आएगा, पैरम्स, और पैरम्स पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, पैरम्स एंड ओके पैरम्स यहाँ पे ऑलरेडी है। सो पेज पैरम्स कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू पैरम्स पेज पैरम्स डॉट नेम एंड यहाँ पर आएगा असिंक। चल तो यहाँ पर आ गया अपना नेम, और अब देखो नेम तो हमारे पास आ गया है, बट इस नेम के बेसिस पे, इस नेम के बेसिस पे अब हमें यहाँ पे यूजर को फाइंड करना रहेगा और वही यूजर हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे। तो देखो अब हमारे पास 3 यूजर हैं, नेम रोहन, नेहा एंड राहुल। अब जो करंट यूजर होने वाला है, अब करंट यूजर क्या रहेगा, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे होगे, मतलब देखो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। इधर पे इफ आई से console.log प्रोफाइल पेज ऑफ यूज़र दिस, तो अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे राहुल लिखा और लॉग्स पे आएंगे, देखो अभी तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, राहुल। क्यों? क्योंकि जो अपनी यूआरएल है, इस यूआरएल में हमने क्या लिख के रखा है, राहुल। अगर मैंने यहाँ पे नेहा लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, नेहा आएगा। सिमिलर वे पे अगर मैंने यहाँ पे रोहन लिख दिया तो इधर पे क्या आ रहा होगा, रोहन आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से। तो जो अपने डायनामिक राउट्स रहते हैं ना, वो डायनामिक राउट्स का सिंटेक्स यही रहेगा कि स्क्वायर ब्रेसेस में आप इसको यूज कर रहे होते हो, और जो भी आपने प्रोफाइल पेज के बाद, मतलब कि स्लैश प्रोफाइल के बाद जो भी आप लिखोगे वो इस नेम की जगह पर आ जाता है, ये इसका मीनिंग होता है। तो देखो डायनेमिक क्लाउड्स को अब यूज तो कर रहे हैं, हमारे पास यूजर नेम भी आ जा रहा है। अब बस जिसका भी ये यूजर नेम है उस यूजर को हम यहाँ पे करेंगे फाइंड। तो यूजर इक्वल्स टू यूजर्स डॉट फाइंड, हमारे पास यहाँ पे आएगा यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम टू लोकल लोअर केस इक्वल टू यूजर नेम डॉट लोकल लोअर केस। तो मतलब कि जिसका भी यूजर नेम यहाँ पे मैच हो जाए, जिस भी यूजर का, वो बन गया हमारा यहाँ पे यूजर, और उसी यूजर की प्रोफाइल पेज हम यहाँ पर दिखा रहे होंगे। तो इधर पे हम लिख सकते हैं यूजर डॉट नेम वेलकम टू यूजर प्रोफाइल। इधर पे हम कुछ लिखेंगे पी टैग, और पी टैग के अंदर ईमेल और बायो। चलो तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब देखो, अब जैसे कि अगर मैं रोहन के पेज पे हूँ तो मुझे यहाँ पे रोहन की डिटेल्स दिख रही हैं। सिमिलर वे पे अगर मैं आऊँगा नेहा के पेज पे तो मुझे यहाँ पे नेहा की डिटेल्स दिखेंगी, और मेरे पास अगर मैं राहुल की डिटेल पे आ गया तो मुझे यहाँ पे राहुल की डेटा देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अगर अब मेरे पास मैं कोई एक ऐसे पेज पे आ जाता हूँ या एक ऐसे यूज़र पे आ जाता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स से जो ऋतु है, ऋतु ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि इस यूजर का जो डेटा है ये हमारे पास एग्जिस्ट तो करता नहीं है, फिर क्या होगा, तो एक बार करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे ब्लैंक आ रही है। देखो अब होना तो वो अनडिफाइंड चाहिए था, बट अनडिफाइंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वो ब्लैंक दिख रहा है। ये एक चीज रहती है। तो इसका एक तुम एक फॉल बैक भी लगा सकते हो कि भाई इफ नॉट यूजर, देन यहाँ पे जो भी तुम्हें करना है वो तुम यहाँ पर कर सकते हो कि भाई यूजर नॉट फाउंड, या किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना है, कोई दूसरा पेज यहाँ पे शो करना है, वो भी तुम यहाँ पर कर सकते हो। और इधर पे जो अपने पास आएगा, चलो देख कुछ इस तरीके से कि जो अपना यूजर है नॉट फाउंड और द यूजर विद द नेम रितु डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इतने बेसिक चेक्स भी लगा सकते हो ताकि यूजर को पता रहे कि भाई हो क्या रहा है, क्या जो भी यूजर आपने डाला, जो भी आपने यूजर नेम डाला है उस यूजर के साथ
नेम के साथ कोई सा यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये होती है हमारी डायनेमिक राउटिंग, जहाँ पर जो आपका यूआरएल वाला पार्ट रहता है इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। आप एक बार यूआई क्रिएट करोगे, एक बार आप पेज क्रिएट कर रहे होते हो, लेकिन उसके राउट में कुछ भी आप लिटरली कुछ भी वहां पर लिख सकते हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे आप एक बार कर पाओगे, मतलब हम इसको नेस्टेड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर और क्रिएट कर रहा हूँ, और ये जो अपना फोल्डर जा रहा है, लेट्स से एज हमने दे दी है कुछ इस तरीके, मतलब एक रैंडम नेम है, मतलब रैंडम पैरामीटर, और इसमें मैंने दे दिया पेज डॉट tsx। तो इधर पे अगर मैं आऊँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट async फंक्शन एंड प्रोफाइल पेज props पेज एज props टाइप प्रोफाइल, इस पे अपने पास आएगा नेम एंड एज, दो चीज़ें। एंड देन अब हमारे पास इधर पे हम दोनों चीज़ों को निकालेंगे। तो यूज़र्स तो नहीं, बट सबसे पहले जो अपने पास पेज पैरम्स हैं, पेज पैरम्स इनको हमने निकाला। इधर से हमने दो चीज़ें निकाली, यूज़र नेम एंड एज। कुछ हमारे पास यहाँ पे आते हैं यूज़र, समथिंग लाइक दिस, सो रोहन गुप्ता, एज 25 एंड ठीक है। और इधर पे ना मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 यूज़र सेम क्रिएट करूँगा रोहन नाम के, बट जो इनकी एज रहेगी, एक की 25 है, एक की 22 है, और एक की अपन ने यहाँ पे दे दी 20। तो सेम यूज़र है। ईमेल जो है हम ईमेल चेंज कर सकते हैं आई थिंक। सो इधर पे लेट से मैंने दे दिया शर्मा, इधर पे मैंने दे दिया लेट से डेव, कुछ इस तरीके से। तो तीन सेम नेम के हमारे पास यूज़र्स हैं, लेकिन तीनों की एज अलग है, तीनों की ईमेल अलग है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये जो करंट यूज़र अपने पास होने वाला है, पहले तो इतना हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा उसने सजेशन दे दिया है। एंड आते हैं जो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र्स डॉट फाइंड, और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, तो यूज़र हम लोअर केस यूज़र नेम के बेसिस पे भी फाइंड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एज है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे फाइंड कर रहे होंगे। तो देखो दो केस है, एक अपन यहाँ पर एज के बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे किसके बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं, दूसरा अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज के। दोनों कंडीशन अगर वेरीफाई होती तो ही हम यहाँ पे यूज़र को रिटर्न करेंगे। और इधर पे आ जाते हैं रिटर्न कुछ प्रोफाइल डेटा, तो यूज़र का जो प्रोफाइल डेटा है वो हमने यहाँ पे करवा दिया रिटर्न। तब देखो अब इधर पे हम आए, इधर पे आने के बाद अभी अपन चलते हैं रोहन पे। तो रोहन अगर सिर्फ तुम लिखते हो यहाँ पे तो कौन सा चलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पैरामीटर तुमने पास किया है, तो जिसमें सिर्फ नेम वाला पार्ट था दिस वन, क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर तुमने पास किया है, तो पेज डॉट tsx ये वाला पार्ट चल रहा होगा जिसमें रोहन की डिटेल्स हमारे पास रहती हैं। अब लेकिन अब अगर तुम यहाँ पर बोलते हो कि भाई एज 22, तो वो वाला रोहन हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके अभी तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि रोहन एज 22 ये हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके एज पेज डॉट tsx। ओके सो कुछ नहीं हुआ था, बस जो नेक्स्ट जेएस है कभी कभी कैशे कर लेता है चीज़ों को, तो मैंने बस कुछ नहीं, बस सर्वर को एक बार बंद करके चालू किया था एंड वो बढ़िया तरीके से वापस चालू हो गया था। तो सेम राउट है, अभी भी बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब अगर मैं आऊँगा 25 वाली एज पे, तो ये भी हमें बढ़िया तरीके से दिखेगी, और अगर मैं 20 एज पे आऊँगा तो ये भी मुझे सही तरीके से दिखनी चाहिए। तो जो तुम्हारा डायनेमिक राउटिंग होता है उसको तुम जितने लेवल पे लेके जाना चाहते हो उतने लेवल पे तुम लेके जा सकते हो, और जो पैरम्स के नाम रहते हैं वो तुम सिंपल स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हो। डायनेमिक राउटिंग बहुत सारी जगह पे यूज होता है, मतलब ये कि देखो अगर तुम्हें यूजर की प्रोफाइल पेज दिखानी तो वहां पे तो यूज होगा ही होगा कि स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर की आईडी, हाँ जनरली अपन यूजर की आईडी या यूजर के नेम के साथ जा रहे होते हैं। एक तो ये उसका यूज केस हो गया। दूसरा उसका यूज केस निकलता है जब तुम्हें एक पोस्ट दिखानी रहती है।
मतलब सिंपल है कि /post/post id, कुछ इस तरीके से तुम उसको दिखा सकते हो। सिमिलर वे पे अगर कोई सा प्रोडक्ट तुम्हें दिखाना है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वहां पे जाएगा उसका /product/product details/product id, या प्रोडक्ट का जो भी नाम रहेगा, इस तरीके से भी तुम वहां पे उसको लेके जा सकते हो। तो यूज पैरम्स, या बोल सकते हो ये जो अपना पैरम्स वाला पार्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट यूज थिंग है किसी भी एप्लीकेशन में, इंक्लूडिंग नेक्स्ट जेएस। मतलब कि अगर तुम कोई सी भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो पैरम्स हर जगह यूज होते हैं, बैकएंड भी और फ्रंट एंड पर भी हर जगह पे यूज हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है सर्वर एक्शंस। अब ये सर्वर एक्शंस होते क्या है और इनको कैसे यूज कर रहे होते हैं? तो सर्वर एक्शंस बस फंक्शंस होते हैं, ट्रस्ट में, सिर्फ फंक्शंस होते हैं, लेकिन थोड़े अलग होते हैं। मतलब ये कि ये फंक्शंस एग्जीक्यूट तो आपके सर्वर्स पे रहते हैं, होते हैं मतलब, लेकिन आप कॉल कहाँ पे करोगे इनको? इन्हें आप कॉल कर रहे होते हो क्लाइंट साइड पे। हाँ, मतलब कि यूजर के किसी पर्टिकुलर एक्शन पे हम हमारे सर्वर पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। मतलब कैसे, ये होता कैसे? तो देखो देखो देखो, अब इसको बताता हूँ मैं तुम्हें कि ये होता है एग्जैक्टली किस तरीके से है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं ना, लेट से एफ फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे एक्शंस नाम का, और एक्शंस फोल्डर के अंदर, अब इसका नाम जरूरी नहीं है कि तुम इसका नाम एक्शंस ही रखो, कुछ भी रख सकते हो। एक नई फाइल में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, लेट से एक्शंस, या वी कैन इवन नेम इट समथिंग, या मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो समथिंग डॉट ts। अब सर्वर एक्शंस अगर तुम बनाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है कि फाइल की शुरुआत में आना चाहिए यूज सर्वर। ठीक है, तो यूज सर्वर जो है ये फाइल की शुरुआत में तुम्हें लिखना ही लिखना है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर एक फंक्शन एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, और इस फंक्शन में हमने बोलते हैं सम एक्शन। या अगर तुम एक एक्शन फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो उसके लास्ट में ट्राई करना कि एक्शन लिखा हो, सम एक्शन, ये कुछ इस टाइप का। तो ये लिखा होना जरूरी रहता है, थोड़ा नेक्स्ट चीज को थोड़ा इजी पड़ता है, उसके इंटरनल्स कुछ ऐसे रहते हैं कि वो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से यूज कर पाता है। तो देखो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने यहाँ पे सम एक्शन कॉल्ड, बस इतना लिख दिया, बस हमने इतना यहाँ पर लिख दिया है। और जो हमारे पास एक पेज डॉट tsx फाइल है, इसमें भी हमारे पास दो कार्ड आते हैं, इन दोनों कार्ड को मैंने हटाया, और इम्पोर्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं, इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट हम यहाँ पे करेंगे सम एक्शन फ्रॉम एक्शंस फोल्डर के अंदर समथिंग फाइल। तो @/app/action/something। तो ये हमारे पास सम एक्शन आया, और इधर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन है। सो लेट्स से वी हैव बटन, और इसके ऑन क्लिक पे हमने क्या बोल दिया, ये जो हमारा फंक्शन है ये हम इसको कॉल करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो इतना बोल दिया, सर्वर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बढ़िया तरीके से चल रहा है। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसे किया एक बार रिलोड, होम पे आते हैं, इधर पे हमारे पास एक बटन है, क्लिक में करके हमारे पास एक बटन है। इसको तो ना थोड़ा यार अच्छा दिखा सकते हैं बटन को। सो क्लास नेम थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दिया, चलो ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ गई। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक चीज़ तुम नोटिस करना कि ये रहा हमारा टर्मिनल, और इस टर्मिनल को मैं हाफ वे में लेके चल जाता हूँ। चलो इसको क्लोज किया, और इस जगह पे, हाँ तब क्लियर समझ में आएगा। देखो ये रहा अपना टर्मिनल, और अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन जो तुम्हारा कॉल हो रहा है, जो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, वो इधर पे कॉल होना चाहिए सम एक्शन, और सम एक्शन कॉल यहाँ पे लॉग आ रहा है। तो तुम थोड़ा समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि यूजर जो है वो यूजर एक्शन तो ले रहा है तुम्हारे फ्रंट एंड पे, और लेकिन जो फ्रंट एंड का फंक्शन है वो फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, या एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रहा है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तुम्हारे सर्वर साइड पे। और बस इतना है, बस इतना ही है कि ये जो तुम्हारा एक सर्वर एक्शंस होते हैं, बस ये फंक्शंस है ऐसे जो फंक्शन सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट तो होते हैं, लेकिन इन्हें आप जनरली कॉल कहाँ पे कर रहे होते हो, इन्हें आप कॉल करते हो डायरेक्टली आपके क्लाइंट पे, बस इतना है। अब ये इंटरनली कैसे काम कर रहे होते हैं, तो एपीआई जो नेक्स्ट जेएस है वो कुछ पब्लिक एपीआई को ओपन रखता है, और उन एपीआई का यूज करते हुए आप इन फंक्शंस को कॉल कर पाते हैं। अब वो सब नेक्स्ट जेएस के इंटरनल्स में आता है, बट बिहाइंड द सीन में कुछ कुछ ऐसे काम कर रहा होता है। अब एक कंसर्न निकलता होगा अगर किसी और ने पहले भी डेवलपमेंट किया है
कि यार क्या ये सिक्योर हो पाते हैं, मतलब कि क्या ये सिक्योर होते हैं। हाँ, हम इन्हें सिक्योर बना सकते हैं। जब ऑथेंटिकेशन की बारी आएगी, जब रेट लिमिटिंग की बारी आएगी, तो उस टाइम पे हम इनको और भी अच्छे तरीके से ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी प्रूफ बना सकते हैं। तो हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अब अगर इनके यूज़ केस की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यूज़ केस इनका बहुत जनरल यूज़ केस है कि जब भी आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, यूज़र जब भी आपको क्रिएट करना है, या कोई कुछ भी आपको एक ऐसा काम करवाना जो सिर्फ सर्वर पे होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे सर्वर एक्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो यार, अब जितना भी अभी हमने सीखा है उन सबको मिला के एक मिनी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। अब प्रोजेक्ट होने क्या वाला है, तो एक एआई एप्लीकेशन है, बहुत छोटी एप्लीकेशन है बट काफ़ी अच्छी है। तो देखो होगा क्या कि यूज़र जो हमारा रहेगा, उस यूज़र के पास एक इनपुट फील्ड रहेगी, उसको एक पेज दिखेगा, उसमें एक इनपुट फील्ड रहेगी। इनपुट फील्ड में उसको जो लिखना है वो लिख सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है, और साइड में एक बटन रहेगी सेंड की। तो जैसे ही वो सेंड बटन पे क्लिक करेगा, यूज़र ने जो भी लिखा होगा वो जाएगा एआई के पास। एआई उसको पढ़ के समझ के एक अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वही रिस्पॉन्स हम यूज़र को दिखा रहे होंगे। तो बस दैट्स ऑल, अभी के लिए हम सिर्फ इतना बनाने वाले हैं। अब ये कैसे क्या होने वाला है उसे थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, अभी VS कोड ओपन है, एक मैंने नया फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसमें हमारे पास नेक्स्ट ये सेटअप है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो ऑलरेडी आई थिंक ये स्टार्ट ही है, एक बार फिर से कर लेते हैं। npm run dev, इसे किया है स्टार्ट। एंड अगर ब्राउज़र पे आते हैं तो ये हमें ब्राउज़र पे ये भी बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो देखो, अब पहले ना UI इसका थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर द UI पार्ट, ऐप के अंदर आएंगे page.tsx में, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी को अभी मैं हटा रहा हूँ। एंड एक बार मैं क्लास चेक कर लूँ इनकी, चलो ठीक है। तो अभी जितनी भी चीज़ें, इन सभी को मैंने हटाया। देन वी हैव द मेन एच स्क्रीन एंड ऑल, चलो ठीक है। एंड मेन, इसे भी अपन ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो और इधर पे जो हाइट है, हाइट में यहाँ पे बोल रहा हूँ, चलो विड्थ स्क्रीन, एंड हाइट जो है अपनी, ये भी मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन। ठीक है, तो मेन जो अपना डिव है, मेन डिव यहाँ पर आ गया। इस पे पैडिंग ऑलरेडी आ रही है, बट पैडिंग जो है, मैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग तो चाह रहा हूँ, बट वर्टिकल पैडिंग जो है वो मैं थोड़ी सी कम चाहता हूँ। तो फॉर दिस, वर्टिकल पैडिंग अपनी चली गई 6, एंड हॉरिजॉन्टल पैडिंग अपनी चली गई 24। तो कुछ इस तरीके से अभी अपन को पैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो, जो यूआई है वो काफ़ी सिंपल अपन रख रहे हैं कि बॉटम साइड पे, इस जगह पे अपने पास, यूज़र के पास एक इनपुट फील्ड और एक बटन होनी चाहिए, और बाकी पूरे एरिया में उसके पास एक प्रॉपर, तुम बोल सकते हो कि उसके जो भी एआई मैसेज जनरेट करके देगा वो वहाँ पर दिखना चाहिए। सो फॉर दिस, सबसे पहले अपन यहाँ पे बॉटम ही क्रिएट कर लेते हैं। So first of all, what we are going to do, let's say हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, या वी कैन नेम इट इनपुट एरिया, और इनपुट एरिया में हमारे पास ये जो जाएगा दैट वुड बी फिक्स्ड। इसको हम बोल रहे होंगे बॉटम। बॉटम अपन यहाँ पे दे रहे हैं बॉटम 6, एंड जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग होने वाली, इसमें हॉरिजॉन्टल पैडिंग में सेम ही देने वाला हूँ, दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल पैडिंग 24, एंड वर्टिकल पैडिंग अपन यहाँ पे दे सकते हैं 2 की, चल। और एक इसके अंदर रहेगा अपने पास इनपुट फील्ड। सो इनपुट फील्ड अपने पास होगी, इनपुट फील्ड के बाद देन वी हैव अ बटन, एंड चलो, और कुछ क्लासेस। देखो, क्लासेस अपन यहाँ पे बोलते हैं क्लास नेम विथ 96, नहीं इसकी नीड नहीं है सच। ओके, सो इधर पे एक चीज़ और रहेगी, दैट वुड बी फ्लेक्स, ताकि वो दोनों साइड बाय साइड आए। आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन विथ फुल बीजी वाइट, चलो ठीक है। एंड इधर पे एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर, बॉर्डर अपन देने वाले हैं। बॉर्डर के बाद पैडिंग, हाँ पैडिंग की नीड होगी। सो पैडिंग 2 राउंडेड MD, एंड विड्थ फुल तो नहीं, बट आई वुड से समवेयर अराउंड 80%। एंड इसके बाद जो अपनी इनपुट फीड है वो कुछ ऐसी दिख रही है, और इस पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये सब हटा दिया। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जो अपनी इनपुट फील्ड है इसमें अपन आउटलाइन नहीं रखेंगे। सो आउटलाइन
नन, आउटलाइन अपन ने हटा दी, ये आ गई बॉर्डर, ये अपने पास बटन है। अब बटन में कुछ क्लासेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें देते हैं। तो बीजी ब्लू तो नहीं, बट न्यूट्रल 700, ठीक है, न्यूट्रल 700। और जो इसकी विड्थ होने वाली है, सो विड्थ अपन दे देते हैं यहाँ पे विथफुल। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ी आ रही है बटन। चलो तो एक काम करते हैं, विथ अपन यहाँ पे दे देते हैं समवेयर अराउंड 18%, क्योंकि अपन ने आई थिंक 80% यहाँ पे दे दी थी, तो 2% का अपन मार्जिन ले लेते हैं। चलो, और कर्सर इधर पे देंगे, कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर, ठीक, बस ये एक छोटा सा इफेक्ट। और प्लेस होल्डर यहाँ पे और दे देते हैं, बस लास्ट चीज़, और फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो ये इनपुट फील्ड हो गई, ये अपने पास एक सेंड की बटन हो गई। अब जो भी एआई जनरेट करके दे रहा होगा डाटा, वो हमें इस जगह पे पर्टिकुलर दिखाना रहेगा। सो अब ये कैसे क्या करने वाले हैं वो थोड़ा समझेंगे। और इसके लिए देखो, अब क्या कर रहे हैं कि एआई जो हम यूज़ करने वाले हैं, एआई हमारा रहेगा जेमिनाई। कौन सा एआई? जेमिनाई, मतलब जो गूगल ने बनाया वही अपन यहाँ पे एआई यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी पड़ता है। कैसे? देखो, ब्राउज़र पे आओ, ब्राउज़र पे आने के बाद तुम लोग यहाँ पे सर्च करोगे जेमिनाई डॉक्स। हाँ, जेमिनाई की जो डॉक्यूमेंटेशन है वही अपन यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट तुम्हें दिख जाएगी, जेमिनाई एपीआई, गूगल एआई फॉर डेवलपर्स। इस पे करना क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ठीक, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तुम आओगे गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे आने के बाद इधर पे तुमसे ना एपीआई की जनरेट करने के लिए वो बोलेगा, लेकिन अभी नहीं करनी, बता रहा हूँ कब करनी रहेगी। तो इधर पे पहले सेलेक्ट करो जावास्क्रिप्ट। एक पैकेज इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, इसे इंस्टॉल करो। मतलब बस कॉपी करना, कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे वापस आना, और सर्वर थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा तुम्हें, और इस पर्टिकुलर कमांड को कर देना पेस्ट। एंटर करोगे, ये पैकेज को इंस्टॉल करना चालू करेगा। पैकेज इंस्टॉल हुआ। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद अब देखो, तो ऐप फोल्डर में आना, हमें एक एक्शन क्रिएट करना है, हमें एक सर्वर एक्शन क्रिएट करना है, और उसके लिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक्शंस फोल्डर। और एक्शंस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल AI एक्शन डॉट टीएस, ये हमने एक फाइल क्रिएट कर दी। और इसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज सर्वर इंपोर्ट हम यहाँ पे करवाएंगे। देखो, इंपोर्ट क्या करवाना है, इंपोर्ट तुम करवाओगे गूगल जेन एआई फ्रॉम @गूगल जेन एआई पैकेज, जो पैकेज अभी अभी इंस्टॉल किया था उससे ये चीज़ इंपोर्ट करवानी। इंपोर्ट हुई। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर AI क्लाइंट क्रिएट करवाएंगे। और ये कैसे होता है? तो सिंपल, बस इधर पे इसको इनिशिएट करो। इनिशिएट करने के बाद अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये तुमसे एक API की मांगती है। तो यहाँ पर API के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा है ये, बट ये API की मांगी, और उसको हम निकालेंगे कहाँ से, process.env गूगल जेमिनाई एपीआई की। तो अब ये process.env गूगल जेमिनाई एपीआई की क्या है, तो कुछ ऐसा समझ लो कि जो भी चीज़ तुम कोड के अंदर एज इट इज़ नहीं रखना चाहते उसको अपन .env फाइल में लिखते हैं। और .env फाइल कहाँ है, ये भी एक बढ़िया सवाल है, क्या .env फाइल कहाँ पर है? तो .env फाइल अभी क्रिएट करेंगे, अभी क्रिएट नहीं किए, उसे क्रिएट करेंगे। लेकिन .env फाइल के अंदर हम अपने सारे सीक्रेट्स रख रहे होते हैं जो इंटरनेट पे ऐसे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो उन पर्टिकुलर, जैसे कि अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा .env, और .env फाइल के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा google_जेमिनाई_API_की। और इसके बाद हमारी API की जो भी होने वाली वो यहाँ पर आएगी। तो अब समझता, .env फाइल के अंदर मैंने वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि भाई आप लिखो पहले प्रोसेस, फिर .env, और देन जो भी आपके वेरिएबल का नाम है वो आप यहां पर लिखोगे। अब सुनो, ये API की कहां से मिलेगी? ये भी तो एक चीज है कि यार ये API की कहां से मिलेगी। तो API की मिलना बहुत ईजी है। जस्ट तुम आओगे गेट API की पे, यहीं पे टॉप पे एकदम तुम्हें एक बटन मिल जाएगी गेट API की। ओके ओके, एक सेकंड रुको, ये मेरे पीछे अभी छुप रही है, हाँ अब दिख जाएगी। तो देखो गेट API की, तो गेट API की यहाँ पर एक बटन है, इस पे करोगे क्लिक।
क्लिक करने के बाद ये तुम्हें लेके जाएगी गूगल एआई स्टूडियो पे, जहाँ पे तुम अपनी एपीआई की को जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम गूगल एआई स्टूडियो पे पहली बार आ रहे होगे तो तुमसे 2-3 एक्नॉलेजमेंट पूछेगा, उसको पढ़ के तुम्हें अगर भरना रहेगा, फिल करना रहेगा और एक्सेप्ट करना रहेगा तो कर सकते हो। अब देखो, हम यहाँ पर एक नई एपीआई की जनरेट करेंगे, तो एपीआई की जनरेट, क्रिएट एपीआई की, और ठीक है, चलो एक सेकंड, कोई दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं। क्रिएट एपीआई की, हम्म चलो। सो अभी ना एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो गूगल कभी कभी मना कर रहा है, मे भी हो सकता है कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक रीज़न हो सकता है, बट करता नहीं, जहाँ तक तुम ट्राई करोगे तो वो हो जाएगा। बट अभी मेरे पास एक ऑलरेडी की जनरेटेड है, तो मैं इसी की का यूज़ कर रहा हूँ। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम भी इसी की का यूज़ कर लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं वीडियो के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। सो ये किया अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड यूज़ करने के बाद इसे किया पेस्ट। पेस्ट जब करोगे तो कुछ इस टाइप की तुम्हारी एपीआई की दिख रही होती है, एंड अब इसको तुम एज इट इज यूज कर पाओगे। अब देखो, हम यहाँ पे एक एक्शन क्रिएट करने वाले हैं। सो एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन जनरेट रिस्पॉन्स, या जनरेट टेक्स्ट एक्शन, ये अपन ने नाम दे दिया। ये जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट करेगा हमसे एक प्रॉम्प्ट, जिसका डेटा टाइप क्या होने वाला है, स्ट्रिंग। और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, तो ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तो ये रिटर्न कर रहा होगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब देखो, हम यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। अब रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करवाओगे, मतलब कि एआई को इनपुट देके उससे डेटा कैसे निकलवाओगे, तो इसके लिए भी कोड यहाँ पे दिया है। कहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट होती है इन सारी चीज़ों के लिए। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आगे जाके जॉब जब करोगे तो तुम्हें 90% ऑफ द टाइम सिर्फ चीज़ें पढ़नी रहेंगी, जो डॉक्यूमेंटेशन दी है वो पढ़नी रहेगी। साथ ही साथ तुम बोल सकते हो कि जो कोड, जिस कोड पे तुम काम कर रहे हो उस कोड को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अभी तो तुम लर्निंग फेज पे, तो तुम बहुत ज़्यादा कोड लिखते होगे या लिखवाते होगे, लेकिन जब तुम जॉब एक्चुअल में करोगे तो उस जॉब में तुम्हें कोड पढ़ना पड़ता है सच में। अभी तुम्हारा 100% ऑफ द टाइम दैट इज राइटिंग कोड, रिव्यूइंग कोड एंड ऑल, इसमें जा रहा है, लेकिन जॉब के बाद तुम्हारा 70% ऑफ द टाइम सिर्फ कोड पढ़ने में, डॉक्स पढ़ने में, इन सारी चीज़ों में जाएगा, और 30% ऑफ द टाइम कोड लिखने में, उसको वापस से ट्रेट करने में, इन सारी चीज़ों में जा रहा होगा। तो अब देखो कोड कैसे लिखना है, तो यहाँ पे वो भी दिखाया गया है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करोगे। इस कोड को हमने यहाँ पे उठाया, और इंटरेक्शन, तो अब इसमें हो क्या रहा है, कोड को अगर थोड़ा समझे तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक इंटरेक्शन, या बोल सकते हो जो हमारा एआई है, एआई हमारा कौन है, जेमिनाई 3.5 फ्लैश, इस पर्टिकुलर मॉडल का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसको इनपुट दे रहे हैं। अभी तो ये हार्ड कोडेड इनपुट है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट, कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक अगर किसी को मन में डाउट है कि क्या ये फ्री में चलने वाला है, हाँ ये फ्री में चलता है, लेकिन क्या ये अनलिमिटेड चलेगा, नहीं, ये अनलिमिटेड नहीं चलने वाला। तो इसकी एक लिमिट होती है कि भाई आप एक दिन में 20 से 30 बार इसका यूज़ कर सकते हो, तो अनलिमिटेड नहीं है, बट फ्री में कुछ हद तक ये चल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। अब इंटरेक्शन हो गया कि भाई जो भी हम इनपुट देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल तक वो इनपुट पहुंच जाएगा, और ये जो भी आउटपुट जनरेट करेगा उसे हम यहीं पे रिटर्न करवा देंगे। अब आउटपुट कैसे निकालोगे, तो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन डॉट आउटपुट टेक्स्ट, या फिर नो आउटपुट जनरेटेड, मतलब कि अगर कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं करके देता है, या कभी कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर एक फॉल बैक ले रहे हैं कि भाई नो आउटपुट जनरेटेड, ये रिटर्न करवा देंगे। तो इतना अपना डन है। इतना डन होने के बाद अपना एक एक्शन बन गया है। अब इस एक्शन को कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, तो पेज डॉट टी एस एक्स में आएंगे। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हमारा एक्शन है, इस एक्शन को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। सो एक्शन का नाम क्या है, एक्शन का नाम है जनरेट टेक्स्ट एक्शन, जनरेट टेक्स्ट एक्शन फ्रॉम, तो ये वाला इंपोर्ट नहीं चलेगा, एट द रेट स्लैश ऐप एक्शन स्लैश, एक सेकेंड,
@app/action/ai actions, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि अब ये कोड वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरे वीएस कोड की प्रॉब्लम है कि उसने ना अचानक से यहाँ पे सजेशन मुझे देना बंद कर चुका है। तो अगर ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी कभी होती है तो एक कमांड होती है, उस कमांड को तुम एक बार रन करके देख लो। अक्सर तो ये फिक्स कर देती है, बट कभी कभी फिक्स नहीं कर पाती, तो उसमें पूरा ही रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो देखो कमांड क्या है, कमांड शिफ्ट पी अगर मैक पे हो, विंडोज पे कंट्रोल शिफ्ट पी। तो इस कमांड को रन करेंगे और इधर पे हम लिखेंगे रीलोड। तो ये क्या करता है, ये जो भी आपका वीएस कोड है उस वीएस कोड को पूरा एकदम रिलोड कर देता है कंप्लीटली। तो अब यहाँ पे अगर देखें इस प्रॉब्लम को एक बार, सजेशन वाला ही पार्ट अपना फिक्स हुआ क्या, @/ऐप, यप इसने फिक्स कर दिया। मतलब कि हमेशा लगभग फिक्स कर देता है, कभी कभी फिक्स नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे वीएस कोड को कंप्लीटली बंद करके फिर से चालू कर लेना, तो वो फिक्स कर देता है उस चीज़ को। फंक्शन होम अपने यहाँ पर आया। अब मैं देखो एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सेंड प्रॉम्प्ट, इधर पे गए असिंक, और इधर पे आने के बाद अब देखो हमारे पास ना एक चीज़ और रहेगी कि जो भी अपना इनपुट है, जो भी अपने यहाँ पे इनपुट है, इस इनपुट को मैनेज करने के लिए कि इसकी करंट वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक यूज स्टेट हुक। अब क्योंकि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में एक हुक यूज़ करने वाले हैं, तो हमें इस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लाइंट कंपोनेंट। तो यूज़ क्लाइंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कुछ हुक यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूज स्टेट का। अब यूज स्टेट यहाँ पे लेकर आएंगे तो कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट सेट प्रॉम्प्ट, ये अपना बना स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग अपन दे चुके हैं, और इनपुट फील्ड में आते हैं, वैल्यू पास कर देंगे प्रॉम्प्ट, और ऑन चेंज पे इसे भी अपन सेट कर रहे होंगे। तो अब देखो हैंडल सेंड प्रॉम्प्ट जो है ना, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर पूरा लॉजिक हम लिख रहे होंगे, लेकिन इसको रन कब करना है कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो हैंडल सेंड प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। अच्छा अब इस फंक्शन के अंदर क्या होने वाला है, तो इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो जो भी अपना प्रॉम्प्ट है, जो भी अपना प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट पास करेंगे हमारे एक्शन को, हमारे सर्वर एक्शन को ये प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। और जब सर्वर एक्शन के पास ये प्रॉम्प्ट जाएगा, ये प्रॉम्प्ट किसके पास चला जाएगा, हमारे मॉडल एआई के पास, और एआई देन उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, और जो भी रिस्पॉन्स वो जनरेट करके देगा उसे हम यहीं पे रिटर्न मिल जाएगा। तब ये जो रिस्पॉन्स आया है, इस रिस्पॉन्स को हमें दिखाना भी है यूआई में, हाँ यार दिखाना तो है, तो वो कैसे दिखाएंगे, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, फॉर दिस एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे दैट इज रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो भी आया होगा, या इससे मैं बोल रहा हूं आउटपुट, सेट आउटपुट, ये अपन ने कर लिया। अब जो भी रिस्पॉन्स आया होगा, इस रिस्पॉन्स को अपन यहाँ पे कर देंगे सेट, और एक सिंपल सा चेक मैं और लगाऊंगा, दैट इज ये गया अपना समथिंग लाइक, चेक कर रहे हैं कि अगर आउटपुट हमारा एग्जिस्ट करता होगा, देन हम इधर पे जो आउटपुट है इसे दिखा देंगे एक डिव के अंदर, अभी एक डिव के अंदर, बाद में इसको और थोड़ा अच्छे से रख लेंगे। सो एआई रिस्पॉन्स, और टेक्स्ट पी टैग तो नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक बार ट्राई करते हैं, सेव किया, एक बार इसे स्टार्ट कर देते हैं एनपीआर रन डेव, कोई एरर नहीं है। फ्रंट एंड पे आते हैं, ये रहा, इसे किया रिलोड, तो इधर पे हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, इधर पे अभी सिंपल में लिख रहा हूँ दैट इज हेलो। हेलो लिखने के बाद इसे किया मैंने सेंड, सेंड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रेंडरिंग एंड ऑल, और इसको एक एरर आया, एरर क्या है, सो अवेट जिमनाई दिस, तो अनएक्सपेक्टेड कुड नॉट लोड द डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, ओके। डॉट env फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, अनएक्सपेक्टेड रन कुड नॉट लॉड द ब्राउज ऑथेंटिकेटेड फॉर्म इंफॉर्मेशन अवेट। तो आई थिंक इसका एक ही इशू होता है जनरली, प्रोसेस डॉट env गूगल जेन एआई एपीआई की, ओके ओके समझ गया समझ गया। देखो जो एरर है वो क्लियर बोल रही है कि भाई जो क्रेडेंशियल से वो लोड नहीं कर पा रही है, और वो इस वजह से क्योंकि देखो जो हमने इधर पे वेरिएबल का नाम दिया है
और आई थिंक जो हमने डॉट env में नाम दिया है वो दोनों अलग अलग है। तो हम इसे ही कॉपी करके गूगल जेमिनाई एपीआई की इसे पेस्ट कर देंगे तो उसको वो वेरिएबल मिला नहीं और उसके साथ ही वो एग्जीक्यूट हो गया, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये हमने फिक्स कर दिया है। तो फिक्स करने के बाद वापस से आते हैं, सेंड किया रेंडरिंग, एंड हमें यहाँ पर एक आउटपुट देखने के लिए मिलना चाहिए। तो एआई रिस्पॉन्स क्या है? हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, दिस 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 दिस। अब मैं इससे बोलता हूँ कि राइट एन कोड फॉर द फैक्टोरियल इन टीएस, और इधर पे कर दिया सेंड। तो अभी भी ये टाइम लेगा। तो अब एआई थोड़ा टाइम लेता है। अभी वो जो, अगर तुम सोच रहे हो कि यार वो जो जीपीटी में एक इफेक्ट आता है कि टोकन एकदम लाइन बाय लाइन एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो दिख रहे होते हैं, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए ना उसके हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, इसका हम बोल रहे होते हैं सर्वर सेंट इवेंट। वो एक और अलग टॉपिक होता है, वो नेक्स्ट जेएस से अलग ही है थोड़ा। उसको नेक्स्ट जेएस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं बट अलग है थोड़ा। तो अगर तुम वो पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। एआई से रिलेटेड अगर और कोई सी वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, तो वो भी अपन देख लेंगे। बाकी अब इसने रिस्पॉन्स तो जनरेट करके दिया है यार। हाँ, रिस्पॉन्स तो यार इसने बिल्कुल जनरेट करके दिया है, लेकिन यार ये तो बहुत ख़राब आ रहा है। मतलब कि ये रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ बिल्कुल, ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ख़राब फॉर्मेट में आ रहा है। रिस्पॉन्स सही है, लेकिन जो इस फॉर्मेट में आ रहा है वो बहुत ख़राब है। तो फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है, उस पैकेज को यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। वो और देखते हैं। तो देखो, अब होता क्या है कि अगर हमें ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सही तरीके से दिखाना है, तो देखो जितने भी एआई हैं वो सारे के सारे एआई लगभग लगभग जो आपको आउटपुट दे रहे होते हैं वो अ, एक एमडी फॉर्मेट में दे रहे हैं, मार्कडाउन फॉर्मेट में। जिस फॉर्मेट में एआई रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको मार्कडाउन बोल रहे होते हैं। अब मार्कडाउन को या एमडी को सही तरीके से रेंडर करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम रहता है रिएक्ट मार्कडाउन। इसे करो एंटर। एंटर करने के बाद थोड़ा इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। यप, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब देखो, जो तुम्हारा यूआई वाला पार्ट है, यूआई में तुम आओगे और एक पैकेज इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद जो पैकेज का नाम होगा दैट वुड बी रिएक्ट मार्कडाउन फ्रॉम रिएक्ट मार्कडाउन। और ये जो तुम्हारा कंटेंट है या जो तुम्हारा आउटपुट है, इसे बस यहाँ पे यूज़ कर लोगे। सो रिएक्ट मार्कडाउन, और इधर पे जो तुम्हारा आउटपुट आएगा उस आउटपुट को बस एज इट इज़ लिख दो, बस इतना। तो अब अगर तुम देखोगे तो पहले से ही काफ़ी अच्छा हो चुका है। पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है कि भाई हियर इज़ द 3 वेज टू इम्प्लीमेंट द फैक्टोरियल फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड ऑल, रिकर्सिव अप्रोच एंड ऑल। अब तुम्हें एक चीज़ और लग रही होगी कि यार ये जीपीटी जैसा उतने अच्छे कलरफुल में नहीं दिखा रहा है एंड ऑल, उन सारी चीज़ों के लिए। तो उसके लिए अब रिएक्ट मार्कडाउन में अलग अलग प्लगइन्स आते हैं जिसकी हेल्प से तुम इनको और अच्छा दिखा सकते हो, उसकी हेल्प से तुम उसको और अच्छा दिखा पाओगे। बट अभी के लिए अपन इतना ही रखेंगे, काफ़ी सिंपल। इसमें हाँ एक बग तो अभी बहुत क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है उससे एकदम ओवरलैप ही काइंड ऑफ कर जा रहा है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर जो अपने पास एक पर्टिकुलर मेन है, इसे हम पैडिंग बॉटम देंगे 16। तो अब आई थिंक ओके, ये अभी भी नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम्म, तो मेन ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कुछ इसी तरीके से गई है। ठीक है, ओके, पैडिंग बॉटम। ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन बस इतना है कि ये जो हमारा मेन डिव है, मेन एलिमेंट जो हमारा है, इसको मैंने ओवरफ्लो ऑटो दे दिया है, और पैडिंग बॉटम जो है इसको मैंने 16 कर दिया है। तो ये अब हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस हो जाता है बॉटम पे स्क्रॉल करने के लिए कि भाई एक अच्छा पर्टिकुलर पैडिंग हमारे पास नीचे आ जाती है। तो इसके साथ ही जो हमारा ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होता है, वीडियो भी अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट जेएस में अब एक चीज़ और है कि नेक्स्ट जेएस में अगर तुम कुछ चीज़ें और पढ़ना चाहते हो और डेप्थ में तुम अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक बार कमेंट कर देना, या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें कुछ और पढ़ना रहेगा तो उसके लिए भी तुम कमेंट कर सकते हो, रिलेटेड टू एआई, बैकएंड, रिएक्ट,
कुछ भी अगर तुम्हें पढ़ना रहेगा तो उसके लिए एक बार कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।